बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सुबह खुशगवार गुजर रही होगी। स्मॉग आपको पता है एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जिससे रिलेटेड हम बात ज़रूर करेंगे, बल्कि मैं आपको उससे रिलेटेड थोड़ी सी गाइडेंस भी दूंगी। लेकिन उससे पहले मैंने उस चीज़ की बात करनी है जो हमें किसी भी फ्यूचर बीमारियों से बचाती है। वो चीज़ जो अगर हम अपनी ज़िंदगी में बचपन में ही इनकॉर्पोरेट कर लें, लाइक बिल्कुल जब बच्चे छोटे होते हैं, चलना फिरना भागना शुरू करते हैं, उस उम्र पे अगर आप ये चीज़ बच्चों की ज़िंदगी में ले आएँ तो 90% चांस है कि एक खुशहाल और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे। माँ सिवाय इस बात के कि खुदा न खास्ता कैंसर या कोई और ऐसी बीमारी हो जाए जो लॉन्ग टर्म है, डायबिटीज़ टाइप 1 हो जाए, टाइप 2 नहीं, क्योंकि टाइप 2 भी खुराक से कंट्रोल होती है। तो वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो बच्चों की ज़िंदगी में अगर हम अभी से इनकॉर्पोरेट कर दें, छोटी उम्र से कर दें, तो सारी ज़िंदगी वो सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सोचिए अपने जहन में मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। कुछ आया जहन में? मैं बताती हूँ। मैं बात कर रही हूँ स्पोर्ट्स की। अब आप कहेंगे हैं स्पोर्ट्स तो बच्चे खेलते ही हैं स्कूल में। आई एम सॉरी व्यूअर्स, बच्चे अब स्कूल में स्पोर्ट्स नहीं खेलते। मैंने खुद देखा है कि स्कूल्स क्योंकि इतना ज़्यादा फोकस, अच्छा स्पोर्ट्स भी वो बच्चे खेलते हैं जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, इस वजह से उनको स्कूल इनकरेज करता है ताकि वो आगे जाके स्कूल को रिप्रेजेंट करें डिफरेंट कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ के अगेंस्ट। स्पोर्ट्स हर बच्चे को खेलनी चाहिए, चाहे वो किताबी कीड़ा हो, चाहे वो प्रॉपर जंगली टाइप हाइपर बच्चा हो, इट डज़ंट मैटर। बच्चा जैसा भी हो उसको स्पोर्ट्स खेलनी चाहिए। अब बच्चे से मुराद सिर्फ लड़का नहीं, आपके घर में बेटी है, बेटा है, ट्रांसजेंडर है, जिस भी जेंडर का बच्चा है, हर बच्चे को स्पोर्ट्स में यंग एज में डालना चाहिए। एक तो ये अंडरस्टूड बात है कि जनरली स्पोर्ट्स सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ अब जैसे मैं अपना एग्जांपल आपको देती हूँ, मुझे बड़े लोग कहते हैं कि यार यू आर वेरी इनटू फिटनेस। भाई मैं जब छोटी सी थी, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, स्विमिंग, ये 5 स्पोर्ट्स थी जो मैं कंसिस्टेंटली खेलती थी। और अगर आप स्कूल के लेवल्स पे कॉम्पिटिशन्स की बात करें तो स्विमिंग कॉम्पिटिशन्स में हमेशा पार्टिसिपेट करती थी और हमेशा कोई ना कोई सेकंड या थर्ड पोजीशन, कभी फर्स्ट भी आ जाती थी। झूठ नहीं बोलूँगी, फर्स्ट नहीं आती थी, सेकंड थर्ड आ जाती थी, क्योंकि तवज्जो नहीं देती थी ना, फोकस के साथ प्रैक्टिस नहीं करती थी। और हमेशा मेरी स्विमिंग टीचर यही कहती थी कि अगर तुम प्रॉपर प्रैक्टिस करो और प्रॉपर इसके ऊपर तवज्जो दो तो तुम नेशनल लेवल पे भी कम्पीट कर सकते हो। लेकिन बस आपको पता है जब बंदा छोटा, एज कम होती है तो आपका इंटरेस्ट दूसरी और चीज़ों में होता है। बट छोटी सी उम्र पे मामा की एक ही तवज्जो फोकस होता था। हम छोटी सी होती थी, वो देखती थी कभी इधर घुस के फनकारियाँ करी हूँ, कभी उधर कुछ चीज़, तो मुझे और मेरे भाई असद को हमसायों के साथ कंबाइन किया और हमसायों के बच्चों के साथ हमारे ही घर के लॉन में हम लोग क्रिकेट खेलते थे, कभी फुटबॉल खेलते थे। अच्छा उसके अलावा भी बड़ी गेम्स खेलते थे, जैसे स्टापू हो गया, हॉपस्कॉच हो गया, बर्फ़पानी हो गया, पकड़न पकड़ाई हो गई। लेकिन स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन एंड स्विमिंग मेरा फोकस था। हमज़ा जब छोटे थे फुटबॉल खेला, हमज़ा ने काफ़ी, बट फिर उनका कुछ मेडिकल एक ऐसा इशू हुआ किडनी का जिसकी वजह से फुटबॉल रोकना पड़ा। उसके बाद हमज़ा का वेट काफ़ी बढ़ना शुरू हो गया। व्यूअर्स, बात यह है कि स्पोर्ट्स आपकी हेल्थ और आपकी फ़िटनेस को बेहतरीन अंदाज में मेंटेन करती है और साथ में आपको इन्जॉयमेंट मिलती है। जब हम जिम जाते हैं ना तो वो एक मुख्तलिफ बात होती है। वहाँ पे जाते हैं, आपको पता है मैं एक्सरसाइज करने आई हूँ तो फोकस करना है। अब सुबह के वक्त आजकल मैं क्या कर रही हूँ कि मैं अपने डॉग्स को डेली वॉक पे लेके जाती हूँ। डेली हर कोई मुझे कहता है कि यार सुबह सुबह तुम निकली होती हो, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक मैं कोई थोड़ी बहुत एक्सरसाइज या कोई चीज़ नहीं करती तो मैं रिलैक्स नहीं फील करती। मेरा दिन का आगाज़ अजीब सा होता है। सुबह सुबह फजर पे जागने के बाद नमाज़ वगैरह पढ़ी, अपने मामलात अल्लाह मियाँ के साथ सेटल किए, उसके बाद बाहर निकल जाती हूँ, वॉक पे ले जाती हूँ डॉग्स को, वापस आती हूँ। इस टाइम मतलब 7 बजे तक, मैं 7:15 तक कोशिश करती हूँ वापस आ जाऊँ। बच्चों को रेडी किया, वो स्कूल के लिए निकले, उनकी चीज़ें वगैरह की, साथ साथ अपनी भी तैयारी की और फिर पीटीवी पहुँचती हूँ हेयर मेकअप के साथ तैयार। लेकिन वो जो एक घंटे का मैं अपने आप को या 45 मिनट्स का सुबह के टाइम देती हूँ, उससे मेरी पूरे दिमाग की ट्रजेक्टरी बदल जाती है। इसीलिए मैं सबको कहती हूँ कि एक्सरसाइज ज़रूर करें, लेकिन कोशिश करें कि दिन का आगाज़ एक्टिविटी के साथ करें। बॉडी में डोपामाइन रिलीज़ होती है।
हम हैरान होते हैं कि आजकल छोटे छोटे बच्चे, अल्लाह माफ़ी दे, 13-13 14-14 साल के, कभी सुसाइड अटैम्प्ट करें, कभी ड्रग्स में पड़ रहे हैं। भाई वो क्या करें, सारा दिन वो इस डिवाइस पे होते हैं। ये डिवाइस इनको बताती है कि उनको कितने लोग पसंद करते हैं, कितने लोग नहीं पसंद करते। उन्होंने पोस्ट लगाई, कितने लाइक आए। अच्छा, कोई चीज़ लगाई माँ के साथ, बाप के साथ, किसी रिलेटिव के साथ, उसके नीचे गंदे कमेंट्स आने शुरू हो गए, मजाक उड़ाने शुरू कर दिया, किसी ने किसी की चीज़ वायरल कर दी, इसी के ऊपर वो देख रहे हैं कि उनकी बेइज्जतियाँ हो रही हैं, उनकी इंसल्ट हो रही हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा, यंग लोग बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं। एक वक्त होता था व्यूअर्स जहाँ पे पता होता था, हमें पता होता था कि जी 5 से 7 बजे अब हमें बाहर निकाल दिया जाएगा कि जाओ बाहर जाओ खेलो लॉन में। हमें खुद ही गेम्स बनानी पड़ती थी, खुद ही चीज़ें करनी होती थी, इसीलिए हमारा एक ग्रुप बन गया सबका क्रिकेट खेलने का। 2 बैट खरीदे, टेप बॉल, मतलब वो जो टेनिस बॉल के ऊपर टेप लगाते हैं वो वाले बॉल्स तैयार किए 4-5, और बस चल सिलसिला शुरू हो गया। और बड़े सालों तक हम सब लड़के लड़कियां मिलके क्रिकेट खेलते थे। घर का स्टाफ भी आ जाता था, हमसाए आ जाते थे, और एक कम्युनिकेट करने का बेहतरीन तरीका। स्पोर्ट्स यंग लोगों के लिए सिर्फ व्यूअर्स इसलिए अब ज़रूरी नहीं है कि उनको जिस्मानी उनकी सेहत बेहतर हो जाएगी, उनकी मेंटल हेल्थ बहुत बेहतर हो जाएगी। क्योंकि जब 24 घंटे आप ये कर रहे हैं, गर्दन का क्या हाल हो रहा है, दिमाग का अंदर से क्या हाल हो रहा है। आपने पोस्ट लगाई, आप 50 दफ़ा चेक कर रहे हैं कि कोई लाइक्स आए, कोई लाइक्स आए, कोई लाइक्स आए। फिर हम ऐसी ऐसी रील्स और चीज़ें देख रहे होते हैं कॉन्स्टेंटली, जो हमारे दिमाग को घुमाता रहता है। कोई तो ऐसी चीज़ हो जो हमें रिलैक्स करे, थोड़ा सा हमारे अंदर से स्ट्रेस को निकाले। अब हमें लगता है कि रिलैक्स करने का मतलब ये है कि आप बेड में लेट जाए, म्यूज़िक लगा लें, या बेड पे लेट के टीवी देखना शुरू करते। वो भी डिवाइस है, वो भी डिवाइस है। तो इतना ज़्यादा हम डिवाइसों में घुस गए हैं कि हमारे बच्चे बच्चियां जो हैं वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। फिर हम हैरान होते हैं कि यार बच्चों को क्या हो गया। अगर बच्चों को कोई टाइम ही नहीं मिलेगा और आपको पता है उछलने कूदने से, भागने से आपकी बॉडी जो है वो, मतलब बच्चों की हाइट निकलती है, हेल्थ और फिटनेस की तरफ जाते हैं। जहाँ पे हमारी तवज्जो होनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लेग्राउंड्स और ज़्यादा से ज़्यादा पार्क्स की तरफ जाएं, हम ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं कि घर बनाओ घर बनाओ घर बनाओ। मुझे DHA ऑल ओवर पाकिस्तान इसलिए बड़ा पसंद है, डिफरेंट जगहों पे जहाँ पे DHA बना हुआ है, क्योंकि उनके प्लान के अंदर होता है पार्क। हर एरिया के अंदर उनका रूल है कि एक सर्टन एरिया के अंदर हर जगह पे एक एक पार्क होगा जहाँ पे लोग चहलकदमी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि घर छोटे होते जा रहे हैं, लॉन्स ख़त्म होते जा रहे हैं। तो मैं तो अपने घर के बाहर ही वॉक करती हूँ, लेकिन अगर मेरा जी चाहे कि पार्क में जाके रनिंग और वॉक करनी है या वो करना है, डॉग्स को नहीं लेके जाना, तो मैं और मेरी फ्रेंड निदा चले जाते हैं। मैं वो नहीं जाती साथ, तो मैं बच्चों को ले जाती हूँ पार्क में हैंग आउट करने के लिए। अब आप कहेंगे कि अपने बच्चों को क्या, सबसे पहले जब नूर 2-2.5 साल की हुई, उसकी तीसरी बर्थडे से पहले मैंने बच्ची को जिमनास्टिक्स में डाल दिया था। वो जिमनास्टिक्स भी करती है माशाल्लाह, बैले भी करती है, कराटे भी सीख रही है, इस्लामाबाद जाती है अपनी खाला के साथ, खाला मामा के साथ, तो वहाँ पे अपना कराटे कैंप भी कर रही है। फुटबॉल का इंतज़ार कर रही है कि कब फुटबॉल खेलने की उसको इजाज़त मिलेगी, क्योंकि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को वो जो क्लब है जहाँ पे हसन जाता है वहाँ पे इजाज़त नहीं मिलती, तो मानो वो भी करेगी। अब हसन क्या क्या करता है, हसन जब ऑब्वियसली आजकल स्विमिंग भी जो स्कूल वगैरह के अंदर चल रही है तो स्विमिंग भी दोनों करते हैं। हसन स्विमिंग भी करता है, फुटबॉल भी खेलता है, मेरे साथ बैडमिंटन भी खेलता है। जब मैं पैडल खेलने के लिए जाती हूँ तो हसन मेरे साथ मुकाबले पे खड़ा होकर खेलता है। 8 साल का बच्चा माशाल्लाह 9 साल का हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। तो व्यूअर्स, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने अपने बच्चों के लिए इंस्पिरेशन बनना है। फैसल हर रोज़ सुबह 6:30 बजे घर से बाहर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी टाइम नहीं मिलता अदरवाइज एक्सरसाइज वगैरह करने का। तो 6:30 रेडी होकर तैयार होकर वो घर से निकल जाते हैं बच्चों को प्यार श्यार करके, एंड देन ही जस्ट गोज़। वो पहले जिम जाते हैं, जिम के बाद फिर ऑफिस जाते हैं, क्योंकि उनकी जॉब बैठ के करने वाली है। सो गाइज, सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि छोटी उम्र पे बच्चों को स्पोर्ट्स के अंदर डालें, खुद भी उनके साथ खेलें, ताकि वो ये अंडरस्टैंड करें कि स्पोर्ट्स कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मामा भी करती हैं, बाबा भी करते हैं। चले आप नहीं उछल कूद कर सकते तो बच्चों को पार्क तो ले जाके बैठ तो सकते हैं। जब आप इसको ये एक फैमिली एक्टिविटी बनाएंगे, देखिए हर बच्चा स्पोर्ट्स चैम्पियन नहीं बनने के लिए निकलता। मैं ये बात कर रही हूँ कि जिसने नहीं भी स्पोर्ट्स में प्रोफेशनली आना, उसको भी स्पोर्ट्स में डालें। स्कूल में मुझे याद है जब मैं इनिशियली स्कूल में थी, ग्रामर स्कूल में, हर रोज़ पहले पीटी होती थी, एवरी सिंगल डे, मंडे टू फ्राइडे, एवरी डे सुबह सबसे पहले 15 मिनट पीटी होती थी, दिन का स्टार्ट होता था, और उसके बाद हमारी स्पोर्ट्स की भी क्लासेस होती थी, लेकिन हफ्ते में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा।
एक दिन स्विमिंग होती थी, 2 दिन हमारा स्पोर्ट्स की क्लास होती थी, और उसमें डिफरेंट बच्चों के डिफरेंट इंटरेस्ट, कोई टेनिस, कोई बैडमिंटन खेल रहा है, कोई वॉलीबॉल खेल रहा है, डिफरेंट मैदान में वो लगे होते थे। और ब्रेक में भी व्यूअर्स हम लोग निकल के कोई ना कोई स्पोर्ट खेलते थे कि यार 15 मिनट है, आधा घंटा, एक आधे घंटे की ब्रेक होती थी, एक 15 मिनट की। आधे घंटे वाली ब्रेक में हम हमेशा जाके खेलते थे, 15 मिनट वाली में खा लेते थे। क्योंकि हमें बहुत छोटी उम्र पे इसमें डाला गया तो हम खेलते रहे स्पोर्ट्स। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बेटे बेटियां और व्यूअर्स, बेटियों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता ही नहीं सकती, बच्चियों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हार्मोन डेवलपमेंट के लिए, जिस्म की डेवलपमेंट के लिए, हज़ार चीज़ों के लिए। इस पे हम आगे जाके बात करेंगे। अभी हम जवामना इलियास से हेलो हाय कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज असल में मेरे दिल के करीब एक टॉपिक पे बात हम कर रहे हैं, बिल्कुल। और टीम ने बड़ा सही टॉपिक डिसाइड किया, ये नहीं कि एक्सरसाइज, जी स्पोर्ट्स। देखिए, हम लोग जब, वही आपने बताया कि हम लोग जब छोटे थे तो तब तो ये कंपल्सरी चीज़ होती थी, कुछ इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं थी कि हमने सोचना है या हमने करना है। मतलब हम लोग स्कूल में भी करते थे, खेल कूद, आउटडोर एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा थी हमारी। मगर आज ऑब्वियसली एक एक्स्ट्रा आपको एक थोड़ा सा हसल करना पड़ेगा, देखो मेरी बात बच्चों को ले जाना पड़ेगा। आपने नोटिस किया कि हमारे बच्चे अगर स्कूल में स्पोर्ट्स खेलते हैं तो सिर्फ उन बच्चों को ज्यादा इनकरेज किया जाता है जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं। ऐसा ही है, कि यार ये फिर हम अगर इंटर स्कूल कंपटीशन होता है या नेशनल लेवल पे कोई स्पोर्ट्स कंपटीशन होता है तो हमारे बच्चे ये वाले पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारे स्कूल की के लिए कप आएगा, वाह वाह। बिल्कुल ऐसा लगे हर बच्चे के लिए कंपल्सरी होना चाहिए कि सब पार्टिसिपेट बच्चे पर्चा लेके आ जाते हैं अपनी अम्मा और अम्मा लिखती क्यों है पर्चा कि हाँ जी मेरे बेटे की तबीयत नहीं ठीक तो आप इसको स्पोर्ट्स की क्लास में बैठने दिया करें। कितने बच्चे मेरे अपने बच्चों के स्कूल में पेरेंट्स ने लेटर्स भेजे हुए कि जी मेरी बेटी थक जाती है तो उसे एक्सरसाइज ना कराएं। जी आज अगर वो सिर्फ खेलने से थक जाती है तो 10 साल बाद, 15 साल बाद उस बच्ची का क्या हाल होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर वो थक रही है तो उसका आयरन चेक करवाएं। शायद उस बच्ची को फौलाद की कमी है इस सिस्टम में, शायद वो अनीमिक है जो हमारे मुल्क में हर दूसरी तीसरी बच्ची है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मॉनिटर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके बेटे भी स्पोर्ट्स मेरे ख्याल से बिल्कुल माशाल्लाह, वो वीकली जाते हैं, उनकी यानी कि कैंप बना हुआ है और वो उन्होंने डेज रखे हुए हैं कि खुद को शौक भी बहुत है क्रिकेट, और वीकेंड पे उन्होंने घर में खेलनी है भाई के साथ, आपस में एक उनका एक होता है। आप खेलती हो साथ? मैं कम खेलती हूँ मैं इतना जब टाइम मिल जाता जी, लेकिन हमेशा मैंने खुद कहती हूँ कि अगर वो नहीं जा रहे तो फिर मैं पूछती हूँ कि बेटे आप नहीं गए, तो वो कहते हैं इस वीक प्लान नहीं मामा, इस वीक हम पार्क में जाएंगे। जब छोटे थे तो आप उछल कूद करती थी? बिल्कुल करती थी, जिसकी वजह से उन्होंने रियलाइज किया कि मूवमेंट अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज, मामा भी करती हैं, और हम ये भी करेंगे। नॉर्मल चीज़ है। साइकिलिंग बड़ी प्रमोट करती हूँ मैं, उनको बताती हूँ कि मैं अभी भी, मुझे बड़ा शौक है, कभी भी मौका मिल जाए तो उनकी चढ़ जाए मेरे हाथ साइकिल, तो हम लोग बड़ा यार हम दूर रहते हैं, वरना अगर हम करीब रहते तो हम लोग साथ भी साइकिलिंग कर सकते थे। निदा और मैगजी के साथ हम जाते ही हैं। जी जी, मैडी नहीं हाथ लगती हमारे, बट हमारा ग्रुप है, हम तो साइकिलिंग भी जाते हैं और उसमें आप इतना एंजॉय करते हैं। और साइकिलिंग, आपको पता है साइकिल चलाना मैंने इस एज पे सीखा है अभी। अच्छा मैंने साइकिलिंग बचपन में मुझे नहीं आती थी। आई वाज सो इनटू फिजिकल स्पोर्ट्स के साइकिलिंग और इन चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं था, और सच्ची बात है किसी ने सिखाई भी नहीं साइकिल चलानी। ये होता है मोस्टली, कोई ना कोई यार ऑलरेडी मैं नहीं टिकती थी फिर तो दूर ही इधर निकली हुई है फुटबॉल खेलने की, उधर निकली हुई है क्रिकेट खेलने के लिए। जुगन कहाँ है, वो 3 घर छोड़ के वो वहाँ पे वो कर। हमने तो रेसलिंग भी स्टार्ट कर, रेसलिंग क्लब शुरू करने की कोशिश की तो डांट पिटी के थप्पड़ पड़ेगा किसी ने भी एक दूसरे पे हाथ उठाया तो। अच्छा, हम लोग करते थे ये बड़े खेल, ये वाले हम खेलते थे, लेकिन अभी कुछ थोड़े से लिमिटेड भी हो गए हैं जी। लेकिन ये कि अब भी प्रमोट करते हैं। मैं खुद, मुझे कोशिश होती है कि वीकेंड है या जैसे तरह रूटीन में अगर टाइम नहीं मिला या डेज रखे हुए हैं तो साइकिलिंग के लिए चले जाएं बच्चे, क्रिकेट के लिए चले जाएं। अब स्कूल वाले बड़ा प्रमोट करते हैं कि बैडमिंटन कैंप्स लग रहे हैं, मतलब जिस बच्चे का जिस पर इंटरेस्ट है। बट बात ये है कि व्यूअर्स, अगर किसी बच्चे का नहीं है इंटरेस्ट तो माँ बाप को स्कूल में जाके शेयर करना चाहिए कि हमारा बेटा या बेटी स्पोर्ट्स में इतना इंटरेस्टेड नहीं है और वो साइड पे ही रहते हैं, उनको खास खेलते भी नहीं है। तो प्लीज़ स्पोर्ट्स टीचर को कहे कि ज़रा इसको भी इनकरेज करें। हमारा भी फ़र्ज़ बनता है व्यूअर्स कि अपने बच्चों का स्कूल से जब होके आते हैं तो एक रन डाउन लें। एक से दूसरी दफ़ा बच्चा ऐसे करेगा, आप प्रॉपर गाइडेंस देंगे विद स्पोर्ट्स टीचर की गाइडेंस, वो बच्चा भी स्पोर्ट्स में आ जाएगा। हम हेल्थ बेनिफिट्स की, ग्रोथ बेनिफिट्स की, मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं। ये बात नहीं कर रहे कि हर बंदा जो है वो स्पोर्ट्स चैंपियन बन जाए तो क्या ही बात है, लेकिन अपना मुकाबला अपनी ज़ात के साथ होना चाहिए, दुनिया के साथ नहीं। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। किचन में आज मेरी एक फेवरेट, बचपन की फेवरेट चीज़ बन रही है, जो जब बनती थी
तो हम कंप्लेन नहीं करते थे, वरना और कुछ बनता तो कहते आज ये क्यों बना हुआ है। लेकिन जो चीज़ मुझे पता चला है कि आज किचन में बना रही है, वो बचपन में मेरी बड़ी फेवरेट होती थी और मेरे छोटे भाई असद की भी। तो ब्रेक के बाद इस पर बात भी करेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या बना रही हैं शेफ़ आमना इलियास अपने किचन में। हमारे साथ रहिएगा, हम आ रहे हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। देख रहे हैं एप्रन मेरे हाथ में है, शेफ़ आमना इलियास के किचन में आ गए हैं। आमना जी, मैं पहनती हूँ अपना ये एप्रन जो मेरे साइज़ से बहुत बड़ा है और आप ऐसा करें, मैं इसको ज़रा एडजस्ट करती हूँ। तब तक आप ज़रा बताएं कि आज आप बना क्या रही हैं जी। क्योंकि मेरी ये बचपन की फेवरेट डिश है, मेरी और मेरे छोटे भाई की। ओके, तो आलू कीमा बना रहे हैं हम और उसके साथ हम बनाना आपको बताएंगे तली हुई जो मिर्चें होती हैं, फ्राई मिर्चें, अचारी मिर्चें, इनको डिफरेंट नाम इसके होते हैं। तो इसका बड़ा एक क्विक और इजी सा मेथड होता है और अच्छी लगती हैं ये। आलू कीमा हो, दाल वगैरह हो इनके साथ, तो ये आपके सामने बनाएंगे हम। और साथ आलू कीमा एक जो एक रेस्टोरेंट स्टाइल बड़ा एक होता है ना ढाबा वाला, उस तरह का हम आपको बनाना सिखाएंगे। मैं भी आज आपको एक बात आपके साथ शेयर करूँगी। बड़ी दफ़ा ना मैं ख़वातीन को कहती हूँ कि एप्रन मार्केट से भी मिल जाता है, अगर नहीं बनवा सकते तो एप्रन से मतलब 2 एप्रन ख़रीद लें, एक इस्तेमाल करें, जब वो गंदा हो जाता है तो आप दूसरे को यूज़ करें, उसको वॉश कर लें। तो लोग अक्सर मुझे ख़वातीन कहते हैं कि यार एप्रन हमारे साइज़ के नहीं आते, मर्दों के साइज़ के बनाते हैं। सिंपल आपने ये करना है व्यूअर्स, पीछे से नॉट लगा ले, ना आपके बाल ख़राब होंगे ना कुछ, और उसके बाद उसको ओपन कर लें। बट एप्रन ज़रूर यूज़ करें, अनलेस जिस तरह हमारी शेफ्स को हम कहते हैं कि यार आपने अगर नाइस आउटफिट्स पहने। मेरा पॉइंट ये होता है कि देख अक्सर घर पे डिनर होता है, लंच होता है, और हम क्या करते हैं कि हम कपड़े पहन लेते हैं अपने फैंसी और किचन में घुस जाते हैं, खराब हो जाते हैं और फिर वो बर्बाद हो जाते हैं। सो यहाँ पे हमने अनियंस ब्राउन किए हुए हैं, ये थोड़े से अब ज़रा सा गर्म हो जाता है, फिर इसमें हम जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लेंगे, हल्का सा वो हो जाएगा। फिर उसके अंदर हम कीमा डालेंगे। आपने जो भी लेना है, हम लोग चिकन का कीमा यूज़ करें, वो डाल के उसको हल्का सा जैसे कलर चेंज करेगा। फिर हम इसके अंदर मसाले डाल देंगे सारे जो सीजनिंग है, और साथ में टमाटरों का मैंने पेस्ट बना लिया है, वो इसमें आपने ऐड करना है। दूसरी तरफ जो तली हुई मिर्चें हैं, इसके लिए आपको बता देती हूँ, ये देखिएगा ये मसाला है, ये इसके लिए हमने ले लिया है। इसका मसाला हमने खुद पीसना है, लेकिन पहले हमने इसको करना है ड्राई रोस्ट। अब इसमें हमारे पास था ज़ीरा जो हमने ले लिया, एक टेबल स्पून, आप सब कुछ ले लें। सौंफ ली है मैंने 1 टेबल स्पून, सूखा धनिया लिया है, और हाफ़ टी स्पून आपने लेनी है राई दाना। उसके साथ आप बिल्कुल पिंच कलौंजी भी ले सकते हैं, ये आपने ऐड कर दिया इसके अंदर। और इसके अंदर आप इसको अच्छे से जब हम रोस्ट कर लेंगे, ये देखिए पैन आपका गर्म होगा अगर, तो इसको ये देखिए इसका कलर चेंज होगा, खुशबू आने लग जाएगी। उसके बाद फिर हमने इसको ठंडा होने के लिए साइड पे रख देना है। ये मैंने दूसरी तरफ ग्राइंड करके रखा हुआ है। फिर इसको हमने फाइन जो है वो पाउडर बना लेंगे। ये इस तरीके के साथ रेडी हो जाएगा। और फिर मिर्चों को हम इसमें फ्राई करके, उसके ऊपर से जब मिर्चें फ्राई हो जाएंगी, थोड़ी सी तल लेंगे, फिर हम ये जो मसाला पीस लिया था हमने, इसमें हम हल्दी ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे, और वो हम इसमें डाल देंगे। अब देखें अदरक लहसुन की पेस्ट इसमें मैंने डाल दी थी। बिल्कुल, अब ये हम तो कीमा इसमें ऐड कर, मसाले पहले के कीमा पहले कीमा डाल लेते हैं, वो थोड़ा सा ना भुन जाएगा और थोड़ा सा पानी भी कम हो जाएगा। कीमा भी मैं आपको पहले बता दूं कि हमारी शेफ ने इसको पहले उसके ऊपर स्ट्रेनर में डाला था ताकि उसका पानी निकल जाए, लेकिन पानी ऑब्वियसली मीट है उसमें निकलेगा तो होता है उसमें। हाँ। लेकिन ये कि जो एक एक्स्ट्रा होता है, कोशिश करें कि आप खुद अच्छे से पहले लेके मीट को वॉश करके तो फिर आप कीमा बनवाएं। बिल्कुल। और साथ में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारी अब इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट भी शेयर कर लें। बिल्कुल, ये ऑयल डालें, नहीं इसमें ऑयल डालें ताकि ऑयल तब तक गर्म हो, और फिर हम मिर्चें कर लेंगे। इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लीजिएगा। आलू कीमे के लिए हमने तेल लिया है आधा कप, इलायची ली है हमने 2 अदद, उसके साथ हमने दालचीनी डाली है 2 से 3 अदद ले लें, प्याज ली है 2 अदद, उनको हमने फ्राई कर लिया। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, टमाटर साबित हमने 3 अदद लेने हैं, सुरख मिर्च पाउडर 1.5 चाय का चम्मच, गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच है, नमक हस्बे जायका, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, सुरख मिर्च कश्मीरी जो होती है वो आधा चाय का चम्मच है, चिकन क्यूब ऑप्शनल है, लेना चाहें तो, दही है 1/4 कप, कीमा हमने लिया है आधा किलो, कसूरी मेथी इसमें तकरीबन आधा खाने का चम्मच जाएगी, आलू लिए हैं 4 अदद स्लाइस कर लिया, पानी 2 कप है, हरी मिर्च, अदरक और हरा धनिया ये हमने गार्निशिंग के लिए यूज़ करना है। ये हो गए इंग्रेडिएंट्स। अब ये देखिएगा ऑयल थोड़ा हो गया गर्म। अब इसमें ये अच्छा मिर्चों को ना आपने इस तरह से स्लिट कर लेना है, देखिएगा कट लगा लेंगे इसको, क्योंकि अदरवाइज़ ये फिर जब आप इस पर डालेंगे तो वो फिर जो है वो पॉपिंग इनकी होगी तो वो मुश्किल हो जाएगी। इसको सिर्फ हमने सिंपल इसमें फ्राई करना है। यही जो मसाला हमने आपके सामने रोस्ट किया, इसको हमने पीस के रखा हुआ है, ये है उसको, ये जब थोड़ी सी सॉफ्ट होगी तो फिर हमने इसके अंदर इसको ऐड करना है। और ये मैंने फ्रेश लेमन जो है उनका जूस निकाला है इधर ही,
और ये अभी एंड पे हमने इसमें डालना है। किस तरीके से कलर और इसकी लुक भी आप देखें कि वो देखने में ही जो है ना वो रिफ्रेशिंग कितना लग रहा है। कट किया रिफ्रेशिंग, मिर्चें मुंह सड़ जाता है। लेकिन ये आपको तो दाल के साथ और इस तरह की चीज़ों के साथ बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये दाल चावल हो। अच्छा, हमारे घर में यूजुअली नहीं बनती, तो मुझे बताएं कि इसके पीछे थियरी क्या होती है? ये जैसे अचार, क्विक अचार आप समझ लें, मिर्चों का अचार होता है ना, अब आप उसको रखेंगे वो बनेगा। तो आप इसको फ्राई करने के बाद इसमें मसाले ऊपर से डाल देंगे? जी जी, ऊपर तेल में ही? जी तेल में। ये जो हमने मसाले इसमें करके ये मिर्चों का जिसको हम सालन भी कहते हैं। मिर्चों का सालन भी ये इसी तरह ही कहलाता है, और इस डिफरेंट इसमें अचारी मिर्चें कहते हैं, तली हुई मिर्चें कहते हैं, उस तरह से। मैं तो देख ले इसमें भी देखिए, क्योंकि चिकन का कीमा है तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फ्लेम इसको ऑन कर दूँ और इसमें मैं सीजनिंग ऐड कर दूँ। ये देखिएगा हल्दी, हरी मिर्चों के साथ मैं सिर्फ एक चीज़ करने की कोशिश कर रही हूँ, और वो ये है कि वो प्रॉपर तरीके हर तरफ से कलर आ जाए, हर तरफ से उन पर कलर आ जाए। तो इसलिए मैं उसकी थोड़ी सी मूवमेंट कर रही हूँ। होता है कि लोग जब बनाते हैं सालन तो एक तरफ से पूरी कुक हुई भी होती है, और वो जो दूसरी तरफ से कच्चा कच्चा होता है, उसकी फिर फ्लेवर इतना तेज आ रहा होता है कि वो सालन खाया नहीं जाता। क्योंकि ये सॉफ्ट हो जाएगी तो फिर वो जो उसका एक्स्ट्रा कच्चापन है, क्योंकि सारा जब कच्ची होती है मिर्च वो आप नहीं उस तरह से कंज्यूम कर सकते, तो बहुत तेज़ होती है। ऑल्सो क्योंकि उसमें स्लिट्स लगे हुए हैं, तो आप उसको मूव करेंगे तो उसके अंदर ऑयल भी जाएगा और वो उसके दाने अंदर से, असल में जब दाने अंदर से थोड़े से कुक हो जाते हैं ना, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल, लेकिन कलर चेंज हो रहा है उसका। बिल्कुल, और सब तरफ से ऑलमोस्ट चेंज हो रही है। मैं इसीलिए ना उसको इस कंटिन्यू टॉन्ग के साथ कर रही हूँ, रादर देन मैं उसको सारे कलर। बिल्कुल, चले मैं यहाँ जाती हूँ, आपने यहाँ पे अब जो करना है आप ओके वो अपना। ये देखिए, ये अब मसाला आपके सामने हमने किया था कि तकरीबन सारा, ये थोड़ा सा ज़्यादा है मिर्चों के हिसाब से, ये हमने इसमें डाल लेना। हमने इसको ड्राई रोस्ट पहले कर लिया था और फ्राई ये अब हो गया। ये देखिए, ठीक है, ज़रा सा इसका फ्लेवर आएगा हल्का सा। ये देखिए खुशबू आपको आने लग जाएगी साथ ही। अब ये फ्रेश लेमन जूस है और ये मैंने डाल के बहुत देर फ्लेम ऑन नहीं करना। ये देखिए, ताकि मिर्चों के अंदर वो, हाँ जी, अब ये इसमें वो जो एक खट्टा और एक अचारी मिर्चों का भी और लेमन का भी जो है वो फ्लेवर। ये देखिए, एग्जॉस्ट ऑन करके ये काम कीजिएगा या दरवाजे वगैरह खोल के, ताकि बहुत ज़्यादा गले को ना लगे। क्या ये बना के रखी जा सकती है? बिल्कुल रखी जा सकती हैं। ये जैसे अच्छे से हमने इनको फ्राई कर लिया, बस एयर टाइट आप रख लें, पानी वाला उसमें स्पून ना यूज़ करें, और फिर आप इनको रख सकते हैं जो एयर टाइट जार। और इन मिर्चों के का जो मसाला है ये हम छान के इसके ऊपर डाल देंगे। बिल्कुल, ये हम इस पे, क्योंकि ऑयल ज़रा ज़्यादा है। ऑयल थोड़ा सा हमारा ज़्यादा है। ऑयल वैसे इसमें अगर आप थोड़ा, यानी क्योंकि अचार अगर आपने स्टोर करनी है तो ऑयल ज़्यादा चाहिए आपको, क्योंकि ऑयल में डिप हो के रखेंगे तो फिर वो बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आपने यूज़ करना है तो फिर हम इसमें इतना ऑयल रिक्वायर्ड नहीं है, जैसे खाने के लिए इतना ऑयल की ज़रूरत नहीं है। देखिए ना, वो जो लेमन जूस का हमारा मिक्स बना हुआ है वो यहाँ पे है, ऊपर से भी अगर आपने थोड़ी सी डालनी हो तो आप ऊपर से आप एक लेमन स्क्वीज कर लें। इसको आप अगर छाननी से भी गुजारेंगे ना तो सारा मसाला फिर आप इसके ऊपर उल्टा दीजिए। अभी अभी जैसे सर्व करनी है तो उसका ये प्रोसीजर है, लेकिन अगर आपने सेव करना है इनको तो फिर उसके लिए आपको बताया कि आप इसमें जो है वो ये इस ऑयल के साथ ही आप इसको सेव कर लेंगे। अच्छा, ये टमाटो पेस्ट था, अभी मैं जो चिकन का है इसमें ये मैं ऐड कर। अच्छा, टमाटर भी आपने ग्राइंड किया? हमारे घर में ग्राइंड करके नहीं यूजुअली डालते, पूरे पूरे टमाटर डाल देते हैं। ये हमने इसमें थोड़े से जो है वो करके डालने हैं। अब इसको हम ढक के रख देंगे, इसका पानी से थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, जब तक टमाटर भी कुक हो जाएंगे और चिकन में भी जो कसर है वो भी पूरी हो जाएगी। और फिर उसके साथ हम इसको उसके बाद हम इसमें डालेंगे आलू, हमने जो कट करके रखे हुए। बिल्कुल, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, आलू के स्टेज पे डालने में आलू हमेशा कच्चे रहते हैं? आलू बिल्कुल, ये एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इसके अंदर पॉइंट होता है, क्योंकि क्या होता है कि पहले जैसे मैंने आपको बताया थोड़ा सा टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए, फिर हमने इसमें आलू डालने। टमाटर में आलू जब पकाते हो ना, जब उसी वक्त डाले वो तो रह जाता है, कच्चापन रह जाता है। खटास को आपने अवॉइड करना है, फ़ौरन उसके साथ कॉन्टैक्ट में ना आए। जब इसमें टमाटर का पानी खुश्क हो जाएगा फिर आप उसमें आलू डालें, थोड़ा सा उनको भुनें और उसमें फिर तकरीबन आधा कप या जितना आपको रिक्वायर्ड लगता है उतना पानी डालें जिसमें कि आलू गल जाए। और बस उसके बाद फिर हम धनिया, हरी मिर्चें, अदरक, इसके साथ हम इसकी गार्निशिंग करेंगे, साथ में हम फ्राई जो मिर्चें हैं वो सर्व करेंगे। अब आप ये देखें कि यहाँ पे हम इतनी बड़ी डिश के अंदर अगर कीमा बना रहे हैं, अभी हमने इसमें आलू नहीं डाले, अगर आप इसको कुक कर लेते हैं आलू के स्टेज से पहले, आधा पोर्शन निकाल लें, बिल्कुल फ्रीज कर दें, ऐसे बाकी पोर्शन में आलू डालें और आपने सर्व कर दिया। 3 दिन बाद, 4 दिन बाद उसी आपने कीमे के अंदर गोभी डाल ली, गोभी कीमा बन गया। आपने उसके अंदर करेले डाल दिए, करेले कीमा बन गया। मटर डाल दिए,
चिकन वो कीमे वाली बिरयानी भी कीमे वाली बिरयानी बन गई। सो द वेरियस ऑप्शंस आ जाती हैं आपके पास कि एक जैसे अब एक अच्छी क्वांटिटी आप एक टाइम पे रेडी कर लें और उसके बाद फिर आप उसमें हम जो भी सब्जी अक्सर डालना निहारी पाए वगैरह में यही तो बात करते हैं कि जब हम निहारी या पाए या कोई भी इस तरह की चीज़ बना रहे होते हैं तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि आप क्वांटिटी ज़्यादा बना लें ताकि आप एक नहीं दो दफ़ा इतनी मेहनत एक लंबा प्रोसीजर है वो आप अगर कर रहे निहारी हैं पाए हलीम इन चीज़ों में अब आगे सर्दियाँ हैं बंदा ज़रा लेज़ी हुआ था गैस के भी ऊंच नीच हो जाते हैं इश्यूज़। तो मेरा पॉइंट ये है कि जब बना रहे हैं बड़ी क्वांटिटी में थोड़ा थोड़ा बना के फ्रीज कर दें। कभी एन मौके पे आप फॉर एग्जांपल गैस बड़ी कम आ रही है आप फंस रहे हैं आपको समझ नहीं आ रही तो आपने उसको सिमर पे ही सिर्फ उसमें आप मटर डाल देंगे तो कुक हो जाएगा। या उसी कीमे को माइक्रोवेव में आप गर्म कर लेंगे तो वो तो रेडी है बिल्कुल ऐसे ही आप उसके साथ रोटी खा लें। उनका कीमा आपका रेडी है, फटाफट आपको ले सकते हैं क्योंकि आजकल ये हैं इश्यूज तो इनके सॉल्यूशंस भी हमने खुद ही निकालने हैं। तो ये आपको छोटी छोटी चीज़ें हम इसीलिए साथ साथ टिप्स गाइड करते रहते हैं ताकि आप इनसे जो है वो थोड़ा सा आसानी हो सके। एक बात बताएं वैसे ही क्योंकि जो आज हम बात कर रहे थे उसी को इनकॉर्पोरेट करते हुए कितने स्टेप्स हो चुके हैं अभी मेरे माइल्स कितने किए हैं 4.14 माइल 8000 स्टेप्स हो चुके हैं। टाइम क्या है सुबह का 10:40 माशाल्लाह। तो मैं जो बात करती हूँ ना मैं आप लोगों से व्यूअर्स मैं हमेशा आपको ये कहती हूँ मैं 3.5 माइल्स एवरी मॉर्निंग वॉक करती हूँ 3.5 to 4 माइल्स अगर टाइम कम हो तो 3.5 यू नो क्योंकि ऑब्वियसली टाइम लगता है राइट। इट टेक्स मी अबाउट 15 मिनट्स टू डू 1 माइल। मुझे 15 मिनट लगते हैं इवन तो मेरा मियाँ कहता है तुम्हारे तो पाँव के नीचे पहिए लगे हुए जब फैसल के साथ वॉक करती हूँ तो 18 मिनट लगते हैं बट क्योंकि सुबह का टाइम इतना शॉर्ट होता है। सो मेरा पॉइंट ये है कि व्यूअर्स आज जैसे सुबह आई स्वेट यू व्यूअर्स मेरे में बिस्तरे से उठने की हिम्मत नहीं थी सारी रात मेरी बैक एक थी मैं तड़प रही थी तकलीफ से सारी रात लेकिन ड्यूटी थी मुझे पता था मैंने काम पे आना है। जब मैं मॉर्निंग शो के लिए आ सकती हूँ तो मैं फिर एक्सरसाइज के लिए क्यों नहीं उठ सकती। इवन दो फैसल ने बाजू पे बात रखा कहा जानी मेरी भी आज तबीयत नहीं ठीक आप तो मतलब नहीं वो नहीं जाते ना साथ वो तो जिम जाते हैं कहते मैं भी नहीं जा रहा हूँ। तो मैंने कहा जानी और वो टाइम इवन दो मुझे फैसल ने एक दो दफ़ा कहा कि पहले तो हम साथ जाते थे मैंने कहा जानी मुझे कुछ टाइम ना अपनी ज़ात के लिए चाहिए मी टाइम थोड़ा अपने लिए जहाँ पे मैं वॉक करूँ थोड़ा सा मेडिटेशन म्यूजिक सुनूं और अपने दिमाग को सेटल करूँ क्योंकि अगर आप सारी रात तकलीफ में रहे हैं आप सुबह उठे हैं या कोई भी टेंशनें एक दिन की अगले दिन पे तो आती ही हैं। ये तो नहीं है कि एक दिन की टेंशनें खत्म हुई तो वो खत्म ही हो गई चीज़ें तो कंटिन्यू करती हैं और ज़िंदगी आपने और मैंने व्यूअर्स जीनी है। अब मेरी इतनी कमर में तकलीफ थी मैंने वॉक शॉक की आई फील बेटर बिल्कुल एटलीस्ट मेरा मूड तो बेहतर हुआ ना। और वही अगर आप बेड पे लेटे रहें कि दर्द है वो दर्द ही रहेगी वो कंटिन्यू रहेगी तो खुद को खुद ही मोटिवेट करना ज़रूरी है खुद ही आप ये पता नहीं कब हम लोगों के जहनों में बात आई कि अगर अगर अल्लाह ना करे आप बीमार हैं आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं एंटीवायरल्स ले रहे हैं अल्लाह ना करे आपको डेंगू हुआ है मलेरिया इस तरह की कोई बीमारी है तो उसमें रेस्ट करना है उसमें करना है डॉक्टर ने आपको कहा है बेड रेस्ट। लेकिन जैसे कि मेरे जो डॉक्टर कामरान भट्ट हैं जो हमारे ऑर्थोपीडिक सर्जन भी हैं स्पोर्ट्स सर्जन भी हैं हमारे प्रोग्राम में आते रहते हैं क्योंकि उन्हीं के पास गई थी जब बैक का इशू हुआ सारा कुछ हुआ तो उन्होंने एक ही बात समझाई कि जुगन अगर पड़ी रहोगी तुम्हारी बैक तुम्हें कहेगी लेटी रहो तुमने नहीं लेटना क्योंकि तुम जब लेटी रहोगी तो वो फिर आगे जाके तुम्हारी हैबिट बन जाएगी और तुम्हारे से हिला नहीं जाएगा और वो दर्द फिर बढ़ेगी कम नहीं होगी। और ये डॉक्टर की मोटिवेशन है। मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे डर लगता है एक दफ़ा मेरी ऑलरेडी कमर वो तो काम की सिचुएशन में हुई थी काम पे आ रही थी तो स्लिप हुई तो बैक पे चोट लगी लेकिन मुझे ये डर लगता था कि यार डॉक्टर साहब फिर से मैं अब डॉग्स की वॉक वगैरह किसी ने झटका मारा मैं गिर गई तो उन्होंने कहा तुम्हारा स्केलेटन माशाल्लाह अल्लाह ताला ने को सोच के बनाया है। अगर इतना नरम होता कि जब भी हम गिरेंगे तो हड्डियां टूट जाएंगी इससे आपका हमने पूरा बोन स्कैन किया बोन डेंसिटी स्कैन किया आपको कोई मसला नहीं है बस आपको उस टाइम चोट जोर से लगी थी हड्डियां अल्लाह का शुक्र है मजबूत है। तो मेरे पास फिर क्या एक्सक्यूज है व्यूअर्स देखिए बहाने एक्चुअली जो हम बनाते हैं ना लोगों से वो हम अपनी ज़ात से बना रहे होते हैं। सबसे ज़्यादा एक्सक्यूजेस खुद और खुद को ही हम वो उन एक्सक्यूजेस से निकाल भी खुद ही सकते हैं वो कोई और नहीं निकाल सकता। अच्छा आज ना व्यूअर्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD डे पाकिस्तान समेत व्यूअर्स दुनिया भर में मनाया जा रहा है। ये हर साल ये वैसे आज तो 19 नवंबर है और ये हर साल ये दिन नवंबर के तीसरे बुध को मनाया जाता है। सो डेट चेंज होती रहती है। इस साल 19 को है बट हर नवंबर के महीने के
तीसरे हफ्ते में जो बुध आता है उस पे वर्ल्ड क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ डे मनाया जाता है। देखिए जहाँ स्मोक की हम इतनी बात करते हैं, हेल्थ की इतनी बात करते हैं, वहाँ पे ये क्या बीमारी है और इससे कैसे बचा जा सकता है और ये इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है, 18 16 साल के बच्चों को क्यों हो रही है, ये हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। माई फेवरेट पर्सन इज़ हियर, लेकिन सबसे मेरी अनफेवरेट बात करने के लिए वो आ रहे हैं, क्योंकि इवन दो अभी हम ब्रेक में ये बात कर रहे थे और बल्कि ये बात कहने वाली भी है व्यूअर्स, हम कोविड को भूल जाते हैं, लेकिन हमें कोविड को इसलिए भूलना नहीं चाहिए क्योंकि उस वक्त ने हमें तो सिखाया, लेकिन अगर एक ऐसा शख्स जो कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट है, प्रोफेसर ऑफ पल्मोनोलॉजी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, and by the way he was one of the leading doctors handling COVID situations, he was leading पूरी teams, not just in the hospitals he was working, बाहर भी जा के लोगों को ये संभाल रहे थे, घरों के लेवल तक। और जितनी ट्रेजिडीज और दुख और गम इन्होंने उस वक्त में देखे, आई नो दैट बिकॉज मेरा भी सबसे ज़्यादा साथ अगर किसी इंसान ने कोविड में दिया, क्योंकि मेरे घर में 22 लोग काम करते थे, कोई ना कोई एट सम पॉइंट और दी अदर इन्फेक्ट होता था, पूरा का पूरा घर क्वारंटीन में जाता था। आपको पता है व्यूअर्स, डॉक्टर्स घर आके तो नहीं आपको चेक करेंगे, ये इंसान एक कॉल पे फ़ोन उठाता था और सिर्फ मेरे लिए नहीं, जो इंसान इन तक पहुंच पाता था, इनसे रब्ता करता था, ये ना नहीं करता था। और ख़ुद भी इनको कोविड हुआ और ख़ुद भी इन्होंने अपनी फैमिली में ट्रेजिडीज़ बर्दाश्त की, लेकिन इन्होंने भी आज यही बात की कि जुगन मैंने कोविड में बहुत सीखा है। आज माशाल्लाह ही इज़ ऑल्सो अपॉइंटेड एज एन इंटरनेशनल एडवाइज़र ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स ऑफ ग्लासगो इन पाकिस्तान। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इरफान मलिक है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब, जब हमने साथ शो करना शुरू किया था तब आप भी लड़के से थे, मैं भी लड़की सी थी। अब दिल ही दिल में आप भी लड़के से हैं, मैं भी लड़की सी हूँ, लेकिन बाल हम दोनों के सफ़ेद हो गए। मैं डाई करती हूँ, आप नहीं करते, राइट? बिल्कुल ठीक है। इट्स बीन 11 years माशाल्लाह। और इतनी तो पुरानी बचपन की यारियाँ भी नहीं रहती माशाल्लाह फॉर 11 years। और इसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट डॉक्टर साहब मैं आपको दूंगी। मैं भी यही बात कर रही थी कि डॉक्टर साहब का रैंडमली एक मैसेज आता था, अलाइव या स्टिल अलाइव, तो मैं कहती हूँ क्यों मैं मर जाऊँ, तो कहते हैं नहीं मैं सिर्फ चेक इन कर रहा होता हूँ। तो देखिए, दोस्ती सिर्फ वो नहीं होती कि मौके पे या किसी चीज़ पे आप करें, एक्चुअली फ्रेंडशिप एंड जेन्युइन केयर होती है टू लुक आउट फॉर ईच अदर। और डॉक्टर्स तो मैंने आपको हमेशा कहा है व्यूअर्स, अल्लाह ताला के दुनिया में भेजे हुए फरिश्ते हैं जो हमारे लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। और एज़ फार एज़ हीलिंग इज़ कंसर्न, ये सिर्फ तो नबियों की थी। स्पेसिफिकली अगर बात करें तो हज़रत ईसा की, कि वो हाथ लगाते थे और लोगों को हील करते थे। तो जब इंसान, रेगुलर इंसानों में ये सलाहियत आती है तो फिर हम उनको फरिश्तों की तरह ही देखते हैं। सो डॉक्टर साहब, ये बात कहनी बड़ी ज़रूरी थी बिकॉज यू आर अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। ऑफ एयर तो मैं आपको तंग ही करती हूँ और ताने ही मारती हूँ, लेकिन ऑन एयर ये बात करनी बहुत ज़रूरी थी। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, अल्लाह आपके लिए हमेशा आसानी पैदा करे, और इसीलिए इतनी यंग एज पे आपको इतने ज़्यादा ऑनर्स मिलते हैं। ये जो इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, बाय द वे व्यूअर्स, ये भी मैं आपको बता दूं, एज इंटरनेशनल एडवाइज़र इन पाकिस्तान रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स ऑफ ग्लासगो, ये बहुत रेयर चीज़ है, ये बहुत रेयर चीज़ है, और ये ऑनर पाकिस्तानियों को यूजुअली नहीं दिया जाता। राइट के रॉन्ग सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला की करम नवाजी, आप लोगों की दुआएं हैं और प्यार है। थैंक यू सो मच, आई एम हम्बल जी, थैंक यू। लेकिन अब हम बुरी सी बात की तरफ आएंगे। मैंने कहा ना अच्छा था इंसान, अच्छी सी बात करनी थी, लेकिन बुरी सी बात, ये COPD क्या है? ये ब्रेक से पहले शेयर तो किया कि ये दिन मनाया जा रहा है, बट ये है क्या? देखिए, बदकिस्मती है, हालांकि इतना टाइम हम गुजार रहे हैं मीडिया पे, और आज भी जब हम किसी को कहते हैं कि जी COPD हम डे ऑब्ज़र्व करने लगे हैं, तो अक्सर सवाल ये होता है कि COPD क्या है। और COPD एक सांस की दायमी मुस्तकिल तंगी, या आप ये समझ लें कि ये भी दमा है, लेकिन ये मुस्तकिल है और आगे बढ़ने वाला है, जिसकी मेजर रीज़न जो है वो स्मोकिंग। और जब मैं स्मोकिंग की जहाँ जहाँ बात कर रहा हूँ उसमें प्लीज़ वेपिंग ऐड कर लें, और ये उसकी मेजर वजह है। मैं तो आपको ये कहूँगी डॉक्टर साहब कि आप वेपिंग की ही बात करें जी, क्योंकि सिगरेट अब बड़े कम लोग पी रहे हैं, और हर बंदा सिगरेट, और अक्सर बीवियां अपने हस्बैंड को कहती हैं, देखो ना तुम्हारे भाई ने सिगरेट छोड़ दी, मुड़ के देखा तो मुंह से धुआं निकल रहा है। मैं कहा ये कौन सी सिगरेट छोड़ी?
नहीं नहीं, वो उस पे वेप पे आ गए, हमने छुड़ा दिया। तो ये दिस इज अ न्यू तो गेमिक्स जो ना। बंदा 1 सिगरेट पीता था हर घंटे में, हाँ जी। अब वो 24 घंटे हाँ जी, वेप कर रहा है। एग्जैक्टली। सो ये इंडस्ट्री ने गेमिक्स की ना नई जनरेशन को कंट्रोल करने के लिए, तो ये एक इसकी इटियोलॉजी, एक रीज़न ये समझा जाता था। लेकिन एक मैं और बात करता जाऊँ कि अब इसमें एक और एडिशन भी हो चुका है जो मेजर कंट्रीब्यूटर है, जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है। इसको हम COPD कहते हैं, जिसका मतलब है वो COPD, वो सांस की दायमी तंगी, जिसकी एक वजह इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, जिसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर जो है वो स्मोक है। तो ये सांस की दायमी मुस्तकिल तंगी होना जो कि आगे की तरफ बढ़ती है। एक मेरा सवाल है, कुछ आपने बेहतरी देखी है पंजाब साइड में? देखिए सरप्राइजिंगली यस, यानी अगर हम तो कितने साल हो गए हैं, देखिए अब हम झूठ तो बोल नहीं सकते। और आपने लास्ट ईयर मुझे क्या कहा था कि जुगन मुझे हालात ख़राब होते नज़र आ रहे हैं, जी, बेहतर जी, नहीं। जी। और मैंने आपको ऑनर ही एक बात कही थी कि डॉक्टर साहब उम्मीद नहीं हमने छोड़नी, इंशाल्लाह आपको इन्वायरमेंट में नहीं नज़र आया, लेकिन जो इक़दामात हमारी CM साहिबा ने लिए, बल्कि पूरी हमारी गवर्नमेंट ने लिए, बट मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने जो ये एफर्ट्स किए हैं उसकी वजह से जेन्युइनली चेंज आया। वरना इस वक्त पे तो आपसे मैं ऑलरेडी पूछ रही होती थी कि कौन सा इनहेलर लूँ, कौन सी एंटी एलर्जीज़ लूँ, आपको नहीं आया मेरा फ़ोन। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए लेकिन इसमें अपना जो रोल है उसको अंडर एस्टिमेट ना करें। बहुत बोला है हम लोगों ने, स्मोक पे बहुत बात की, और मुझे बड़ी खुशी होती है जब माएँ बहनें हमारी ये बाइक चला रही होती हैं, बाइक चला रही हैं, आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह। और जो अच्छे स्कूल्स हैं उन्होंने पूछा है कि हम आपके लिए ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेजर जो है कंट्रीब्यूशन वो फ्रॉम द गवर्नमेंट आई थिंक स्टार्टेड, बट हमने अपना रोल प्ले करना है। मैं समझता हूँ अभी हम लोग लैग करते हैं अपनी कंट्रीब्यूशन, कोई दरख्त लगाना, उसकी परवरिश करना, उसको चलाना, कूड़ा का ना जलाना, ये कुछ अभी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें चेंज करनी चाहिए। तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हमारे अच्छा मुझे ये बताइए कि किसी को COPD है, देखिए पहले तो डॉक्टर तक पहुंचना है ना, तो घर में क्या अलामात हैं? देखिए इस साल का थीम बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, शॉर्ट ऑफ ब्रेथ थिंक COPD, यानी अगर आपको सांस फूल रहा है तो आपको COPD सोचना है। इसमें मैं एक दो चीज़ें खुद ऐड कर देता हूँ। अगर आपका कोई रिस्क फैक्टर है, लाइक अगर आप स्मोकिंग करते हैं या आपका ऑक्यूपेशन ऐसा है और ये अलामत आपको हो रही हैं, तो आपको सोचना चाहिए कि आपको COPD है। डॉक्टर साहब मैं इधर आपके साथ डिसएग्री करना चाहूँगी, आप मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, बट मैं अभी जो हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया इसी बात से किया कि बच्चा बड़ा बुजुर्ग सब इसमें घुसा हुआ है। टोटल उनकी ज़िंदगी ये है डिवाइस, चाहे वो फ़ोन हो, चाहे वो टैब हो, चाहे वो व्हाटएवर हो। बड़ी अच्छी चीज़ है अगर इसको सही तरह से यूज़ करें। इसने हमारी कोविड में भी हेल्प की, हर जगह पे हेल्प की, लेकिन जब ये आपकी ज़िंदगी का जीना और मरने का मकसद बन जाता है और आप अपने 2 और आपके 3-3 साल के बच्चे सारा दिन डिवाइस पे बैठेंगे, तो डॉक्टर साहब तो जब वो चलेंगे 4 कदम तो उनको सांस तो चढ़ेगा, तो ज़रूरी तो नहीं है कि COPD ही हो। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने कहा, लेकिन एक्सरसाइज और ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी है ज़िंदगी में। COPD के लिए एक चीज़ याद रखें, हमें कुछ एज रिक्वायर्ड होती है। अच्छा, हम यूजली समझते हैं कि COPD की एज 35 एंड अबव है, क्योंकि ये जो रिस्क फैक्टर हैं इनका कम्युलेटिव इफेक्ट यानी इकट्ठा जो इनका इफेक्ट आना शुरू होता है वो यूजली 35 साल से ऊपर आता है, और उस वक्त यूजली हम अपने इकोनॉमिकल बर्डन उठाना शुरू करते हैं, हम कुछ वॉक करते हैं, या कुछ लोगों का इतना ऑक्यूपेशन होता है कि वो कुछ स्टेप्स चढ़ के ऊपर पहली या दूसरी मंजिल पे जाते हैं, तो उनको ये अलामत आती हैं और अक्सर यही सोचते हैं कि शायद हम फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते, तो इस वजह से ये सांस का फूलना नॉर्मल है। लेकिन 35 साल के लड़के या बच्चियों को सांस फूलना जो है वो नॉर्मल नहीं है, इसको एक सिम्टम समझा जाए। और अब मैं समझता हूँ प्लीज़ कि इतनी अवेयरनेस आप लोगों ने फैला दी है कि जब किसी को भी सांस की कोई अलामत हो, जिसमें सांस का फूलना, सीटों की आवाज़ का आना, खांसी का होना या सांस की तंगी का होना, तो प्लीज़ एक दफ़ा डॉक्टर से ज़रूर रजू करें। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पल्मोनोलॉजिस्ट हैं अब हमारे हर मेजर सिटी में, तो वो फिर आपको फर्दर गाइड कर सकते हैं। लेकिन अवॉइड कैसे करें? देखिए हम ना 35 की उम्र पे तो आपने एक हद तक डैमेज कर लिया है। हाँ जी बिल्कुल ठीक तो 35 तक से पहुंचने से पहले क्या चीज़ें करें? क्योंकि देखिए जिनके बच्चे हैं और जिनकी लाइफ में यंग लोग हैं, चाहे वो नीसेस नेफ्यूज़ हैं, बेटे बेटियां हैं, वॉटेवर हैं, भाई बहन हैं छोटे, कम से कम उनको तो सही डगर लगाएं। देखिए जो बीमार हैं उनके तो इलाज की हम बात करेंगे, लेकिन जो अभी नहीं है उनको हम कैसे बचाएं? देखिए जैसे हमने बता दिया, वेपिंग स्मोकिंग प्रिवेंटेबल ट्रीटेबल है ना, इस डिज़ीज़ को एक ज़माने में प्रिवेंटेबल और ट्रीटेबल भी कहा जाता रहा, बिकॉज ये दोनों चीज़ें तो हमारे अपने हाथ में हैं, ये तो कोई हमें नहीं पकड़वाता। दूसरा, अगर आप इन्वायरमेंटल की बात करें, जैसे अब आपको हम बताते रहे हैं कि अगर बाहर पोल्यूशन है तो कोशिश करें अवॉइड करें उसको। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं जो आपने बात की ना कि मोबाइल का यूटिलाइजेशन, हमें अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को एक पार्ट बनाना चाहिए। किसी भी एक शख्स को एक हफ्ते में 150 मिनट यानी पर डे तकरीबन 30
मिनट कुछ बनते हैं, उसको फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए जिसमें 80% का जो कंपोनेंट है वो उसकी फिजिकल ट्रेनिंग का होना चाहिए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ जो है ना हमें अब इस जनरेशन को करवानी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हम खुद करेंगे तो वो हमें फॉलो करेंगे, ठीक है। फिर बैलेंस डाइट हो और गुड स्लीप हो, ये आपकी एक्टिविटीज़ जो है ना ये आपको हेल्दी रख सकती हैं। तो अवॉइडेंस ऑफ द थिंग्स जो कि ये काज कर रही हैं, प्लस गुड बैलेंस डाइट, फिजिकल एक्टिविटी एंड स्लीप, ये आपको ओके ये तो हो गया कि ना हो, लेकिन अब जिसको है वो क्या करे, ये हम डॉक्टर साहब से जानेंगे ब्रेक के बाद। तशखीस से लेके इलाज तक और वर्स्ट के सिनारियों में क्या हो सकता है ये भी जानेंगे, ताकि चले जो कर लिया वो तो कर लिया, लेकिन व्यूअर्स हर मिनट एक नया मिनट है। पिछला मिनट गुजर गया, उस मैं नए दिन की भी बात नहीं करी, मैं मिनट की बात करी हूँ, सेकंड की। आप अगले सेकंड में फ़ैसला ले सकते हैं कि अब मैंने फ़लाँ चीज़ें नहीं करनी। चॉइस आपके अपने हाथ में। मुश्किल है अगर आप वेप करते हैं, सिगरेट पीते हैं, बहुत से क्लिनिक्स हैं जहाँ पे लोग ड्रग एडिक्शन के लिए जाते हैं, वही क्लिनिक्स आपकी सिगरेट और ये चीज़ें भी छुड़वा देते हैं। क्योंकि व्यूअर्स एडिक्शन सिर्फ हार्ड ड्रग्स की नहीं होती, इवन निकोटीन की एडिक्शन है। ओरिजिनल्स तो यहीं से निकले थे ना। सो किस तरह और क्या करना है ये हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज वर्ल्ड COPD डे मनाया जा रहा है, जैसे कि डॉक्टर इरफान ने हमारे साथ शेयर भी किया कि आज की थीम, इस बार की थीम है शॉर्ट ऑफ ब्रेथ थिंक COPD, राइट? बिल्कुल। तो अगर आपका सांस टूट रहा है थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी पे भी, तो आपको 1 मिनट के लिए सोचना चाहिए कि यहाँ से चल के वहाँ तक गई हूँ, मेरा सांस क्यों खड़ा है। और 35 की एज के बाद तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये अभी तक की हमारी लर्निंग है। डॉक्टर साहब बैक टू यू। चलें, एक बंदे को पता चल रहा है उसका सांस उखड़ है। लोग ना फेफड़ों के मामले में स्पेशली बिकॉज ऑफ कोविड इतना डर चुके हैं कि डॉक्टर पे नहीं जाते। अभी मैंने आपको एक केस बताया कि डॉक्टर के पास नहीं जा रही कि अब इस उम्र पे क्या मैं अपने जाके CT और MRI कराऊं। तो मुझे बताएं डॉक्टर साहब कि जब डॉक्टर पे आते हैं तो उसकी तशखीस क्या होती है? देखिए बहुत सिंपल टेस्ट है और इसकी कॉस्ट भी कुछ नहीं है। 2 चीज़ें हमारे लिए मैटर करते हैं ना, अवेलेबिलिटी ऑफ टेस्ट है कि नहीं है। अवेलेबल है इन पाकिस्तान, हर गवर्नमेंट और हर अच्छे प्राइवेट सेटअप में वो अवेलेबल है। कॉस्ट बहुत रीज़नेबल है और एक दफ़ा आपने वो करवाना, उसका नाम है स्पायरोमेट्री। वो आप टेस्ट कराते हैं, उस टेस्ट में किया जाता है कि आप एक ब्लो करते हैं, एक ट्यूब होती है उसमें ब्लो करते हैं और बॉल से होते हैं। हाँ नहीं, बॉल नहीं, वो अलग है, वो उसमें आपका एक ग्राफ बनता है जो अकॉर्डिंग टू योर एज, हाइट, सेक्स पे वो आपको बताता है कि आपके लंग्स में इतने वॉल्यूम या इतने लीटर हवा का होना, निकलना अंदर या बाहर जाना चाहिए। उससे ही आप इसकी तशखीस कर लेते हैं। इट इज़ नॉट वेरी कॉस्टली टेस्ट। ये वाला आपने मेरा एक दफ़ा किया हुआ है। वो दूसरा वाला जो वो बॉल्स का टेस्ट है जो आप फूंक मारते हैं तो वो बॉल्स राउंड होते हैं, वो 2 दफ़ा। इंसेंटिव स्पायरोमेट्री होती है, वो एक्सरसाइज होती है बेसिकली। वो एक एक्सरसाइज होती है, वो आप जब चेक कर रहे थे। जी बिल्कुल। सो ये जो है टेस्ट ये अवेलेबल है, एक दफ़ा करवाना है आपने और आपको डॉक्टर असेस करेगा, उसके बाद आपकी ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी डिज़ाइन करती जाएगी। लेकिन क्या डॉक्टर साहब कोई ऐसा सिस्टम नहीं है? देखिए पल्मोनोलॉजिस्ट के पास, सांस के डॉक्टर के पास लोग तभी जाते हैं जब सांस का मसला होता है, जब ठीक होते हैं नहीं जाते चेक कराने के लिए। इसके बारे में आपकी राय क्या है? देखिए जिस तरह डेंटिस्ट के पास आपने साल हर 6 महीने में एक दफ़ा जाना ही जाना है, मिनिमम साल में एक दफ़ा जाना है, राइट? आप अगर औरत है तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास आपको ईयरली विजिट ज़रूर करना चाहिए वंस आपकी शादी हो जाती है या ये मामलात हो जाते हैं। मर्दों को भी कहा जाता है कि एज के बाद अपने प्रोस्टेट को चेक में रखना चाहिए। फैमिली में डायबिटीज़ है तो डायबिटोलॉजिस्ट के साथ। तो सांस के लिए क्यों नहीं? फेफड़े तो इतना बड़ा ऑर्गन है। अच्छा सवाल है, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए फिर आते हैं कि हम कितनी सिगरेट कितने साल पिए तो हमें इसको करवा लेना चाहिए, ठीक है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो अगर कोई शख्स 10 सिगरेट पीता है, 20 सिगरेट अगर पी रहा है एक दिन में और उसको ये डिब्बी तो लोग खत्म कर लेते हैं दिन में। 20 सिगरेट को पीते हुए उसको 7 साल मिनिमम हो गए हैं, 7 ईयर्स, तो उसको ये टेस्ट करवा लेना चाहिए। हो सकता है उसमें अभी अलामत ना हो, लेकिन ये टेस्ट हमें बता देगा कि आपके जो लंग्स हैं उनमें कैपेसिटी, वॉल्यूम कम होना शुरू हो गई। सो एक शख्स जो एक डब्बी 7 साल से पी रहा है व्यूअर्स, यानी कि अगर वेपिंग भी 7 साल से कर रहा है या वो भी, चाहे वो आपका अपना बच्चा क्यों ना हो। अब ये मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ जो खुद वेपिंग और सिगरेट नहीं पीते, क्योंकि आपको भी पता है कि आप अगर
अगर ये खबर उनको मिलती है जो करते हैं, वो कभी भी नहीं जाएंगे टेस्ट कराने के लिए, क्योंकि जो बंदा इस तरह का काम करता है वट वो कभी भी नहीं खुद कराता। अब यहाँ पे जिम्मेदारी आ जाती है माँ की, अब्बा की, बीवी की, भाई की, बहन की, बच्चों की, कि पकड़ के लेके जाएं ज़बरदस्ती, बिल्कुल कि चले भाई या चले बहन और ये वो या आइडियल अम्मी टाइम चले। अब देखिए माएँ भी स्मोक करती हैं, फादर्स भी करते हैं, और दिस इज़ द आइडियल टाइम। अगर आप इस बेसिकली हम COPD को जो हम देखते हैं ना, वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जो मेजर वॉल्यूम है वो तो हमारे पास आता ही नहीं है, और जिस वक्त वो आता है वो बिल्कुल ही एंड स्टेज पे होता है। सो हमने जब इनको पकड़ना है तो इसके लिए हमें ये करना चाहिए, और मेरी रिक्वेस्ट भी होगी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को, बड़े स्कूल्स में, कि इसके कैंप लगाए जाएं। बाय द वे आज हम कर रहे हैं इसकी कैंपिंग। कहाँ पे? यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी में इसकी कैंपिंग चलने लगी है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में। ठीक है, हमारा इसके बाद वही एक्टिविटी है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम इसकी कैंपिंग कर रहे हैं। तो क्या सिर्फ स्कूल के ही बच्चे आ सकते हैं या और बाहर से वो भी? बाहर से भी आ सकते हैं। अच्छा, तो लाहौर के और लाहौर के गिरदोनवा में जो लोग रहते हैं व्यूअर्स, टाइमिंग बता दें please। ये 11 o'clock से ऑनवर्ड स्टार्ट है, 2 o'clock। 11 बजे से ये स्टार्ट है, 2 बजे तक ये चलेगा। अभी भी अगर आप जाके चेकअप किसी का करवाना चाहते हैं, आपके फादर हैं, आपकी कोई बहन स्मोकिंग करती है, वेपिंग करती है। अच्छा, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि बहुत सी यंग लड़कियों ने वेपिंग शुरू कर दी, इस चुस्मे के वेट कम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। खुदा का वास्ता है, निकोटीन वेट लॉस इनहिबिटर है जी। इनिशियली आपको भूख शायद नहीं लगाता, लेकिन आपके वजन को कम भी नहीं कराता, बल्कि रोक देता है, क्योंकि उसमें ऐसी चीज़ें। उसी तरह जिस तरह जब आप एस्पर्टेन यूज़ करते हैं, कोई भी ऐसे स्वीटनर यूज़ करते हैं जो केमिकल बेस्ड होता है, वो वज़न आपका बढ़ाता नहीं है, लेकिन आपका वज़न कम भी नहीं करता। ऐसे ही। तो ये टेक्निकल चीज़ें हैं जो हम समझते नहीं हैं। सो जो भी इस चीज़ में यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में 11 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक डॉक्टर साहब की निगरानी के अंडर ये कैंप लगा हुआ है। अगर आपने जाना है तो प्लीज़ जाएं, इट्स ओपन टू ऑल। ये फ्री कैंप है, आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। वैसे भी डॉक्टर साहब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कहाँ चार्ज करते हैं? नहीं करते हैं, इसका नॉमिनल सा चार्ज है, उधर भी नॉमिनल चार्ज रखा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने, बेफिक्र हैं, कोई चार्ज नहीं सर। तो मुझे ये बताएं कि अब डायग्नोज हो गया, COPD है, अब इसका इलाज क्या है? अच्छा, एक तो पहली बात है कि इसका इलाज अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पास अवेलेबल है वो ऑलमोस्ट वही है जो UK USA में, तो हमें इसमें कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं। इसकी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह वो अवेलेबल है। तो अब इसका मतलब ये है कि ज़रा आवाम को समझ लेना चाहिए कि हम वही डिज़ीज़ उस तरह ही मैनेज करें जो बाहर के लोग मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि इससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ट हो जाता है। तो जब आप उसको डायग्नोस करते हैं कि ये COPD है और रिस्क फैक्टर आपका होता है स्मोकिंग, तो पहला इलाज होता है सिगरेट को छोड़ना। दूसरा इलाज होता है उसकी वैक्सीनेशन कुछ करवाना, जो कि मैंडेटरी है, जिसमें फ्लू से, नमूनिया से, RSV से लेके कोविड वैक्सीनेशन लेके ये कुछ 6 वैक्सीनेशन है जो कि अब मैंडेटरी कर दी गई हैं कि उसको करवाना। दुरानिया डिफरेंट है, कुछ 1 साल के लिए, कुछ 5 साल के लिए, कुछ फॉर लाइफ के लिए। तीसरा है कि वो किस स्टेज पे है, उस स्टेज के मुताबिक उसको। लेकिन वैक्सीनेशन करा के फिर वेपिंग नहीं शुरू कर सकते। ये पता नहीं क्यों हमें लगता है कि अगर वैक्सीनेशन करा ली तो अब हम 0 मीटर हो गए। आप 0 मीटर नहीं हुए हैं, अब आप अपने डैमेज को यहाँ रोक रहे हैं। Exactly. क्योंकि फेफड़े अगर एक सर्टेन अमाउंट तक डैमेज हो जाए तो वापसी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और लिवर रीजनरेट करते हैं, जिगर, गुर्दे आपके फेल होने शुरू हो जाए, लंग्स आपके फेलियर की तरफ जा रहे हो तो बहुत मुश्किल होती है वापसी। और बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आफ्टर द एज ऑफ 40 ये नेचुरली भी डिक्लाइन आ रहा है इसमें, ये याद रखिए, क्योंकि आपका वाइंड अप शुरू हो रहा है ना। एग्जैक्टली। तो आपने जो है ये ज़हन में रखना है कि कोई रिस्क फैक्टर जो है ना वो दोबारा आपने स्टार्ट नहीं करना। अगर आप स्मोकिंग और वेपिंग कंटिन्यू रखेंगे विद मेडिसिन, तो मेडिसिन का इफेक्ट भी जो है वो हाफ हो जाएगा। सो उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट हम देते हैं, वो डिफरेंट फॉर्म के कैप्सूल इनहेल फॉर्म में भी हो सकते हैं या इनहेलर भी होते हैं, और यूजुअली पेशेंट उस पर अगर कंप्लाइंस शो करें तो वो स्टेबल रहती है। बट क्वेश्चन ये है कि अगर वो ना करें। डॉक्टर साहब, आप अपनी ही फैसिलिटी में कोई रिहेबिलिटेशन नहीं क्लिनिक बना सकते? क्योंकि आपने ये तो बड़ी दफ़ा किया है, आपने इतना स्लीप पे काम किया जितना आपने नींद के इश्यूज के ऊपर काम किया इस मुल्क में मेरे ख्याल से किसी ने नहीं किया होगा। ये एक फैक्ट है। इतने बड़े बड़े अगर आपको ऑनर्स मिले, अपॉइंटमेंट्स मिली है तो उसकी के बेस के ऊपर मिली है, आपकी रिसर्च के ऊपर, आपके रिसर्च पेपर्स के ऊपर, आपकी इंटरनेशनल प्रेजेंटेशंस के ऊपर। तो डॉक्टर साहब, सिगरेट और वेप छुड़वाने का कोई नहीं हो सकता सिस्टम? जुगन आप, क्योंकि देखिए कोई ड्रग एडिक्शन क्लिनिक नहीं जाएगा सिगरेट छोड़ने के लिए, क्योंकि उस पर ठप्पा लग जाएगा कि ये एडिक्ट है। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि पल्मोनोलॉजिस्ट के पास ही कोई ऐसा सेटअप हो जहाँ पे उनकी थेरेपी हो सके? जी बिल्कुल, और इंशाल्लाह ताला आई एम कमिटिंग टू यू नेक्स्ट ईयर जो मेरा प्लान है वो पल्मी रिहेबिलिटेशन सेंटर का प्रॉपरली इस्टेब्लिश करना है। और जितना भी सफ़र है उसमें मैं हमेशा आप लोगों को इक्वल नंबर देता हूँ अपने साथ, बिकॉज वट एवर आई एम, उसमें मीडिया का बहुत रोल रहा और बहुत सुनते हैं आपको लोग, मुझे पता है मेरे पेशेंट्स आते हैं, वो आपने फलां में ये कहा था, ये बात हुई, हमने ये देखा। तो ये सफ़र ऐसे ही तय हो रहा है और ऐसे ही इंशाल्लाह ताला जैसे आप लोग एफर्ट कर रहे हैं
इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। इट इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क। बात ये होती है कि कुछ चीज़ें आपकी जब इस्टेब्लिश हो जाती हैं, यू हैव सफिशिएंट टाइम, सफिशिएंट एक्सपीरियंस, वो लोगों का ट्रस्ट होता है, तब वो डेवलप कर लेना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है जिस तरह आपने मुझे रिमाइंडर दिया कि जुगन COPD डे आ रहा है, तो जब एस्थमा डे आता है, जब कोई भी इस टाइप से रिलेटेड डे आता है, तो फिर आप भी आ जाया करें ना। जी जी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप हमेशा आते हैं, आप हमेशा आते हैं। आई नो समटाइम्स यू आर बिजी, लेकिन अपना फिर डे इस तरह लाइन किया करें, क्योंकि देखिए स्टेट चैनल पे जो बात की जाती है उसकी रीच किसी भी जगह से ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक। और उन लोगों तक आपकी बात पहुंचती है जो शायद नहीं आपकी तरह पढ़े लिखे। बिल्कुल सही। देखिए बर्गर बंदा तो पहुंच ही जाता है, वो आखिरी स्टेज से भी अपने आप को वापस कर लेता है, क्योंकि वो करोड़ों अरबों भी खर्च कर देता है। मेरी उस आवाम का क्या जो 25-30 हज़ार की सैलरी पे है, वो क्या करें? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक और मैं इसमें बात भूलना, जो मैं बात ऐड कर दूं कि आपको एक और बात बताऊं, COPD की एक अननोन कल्प्रिट रीज़न आपको पता है क्या है? वो गांव में हमारी माएँ बहनें बेटियां जो कि लकड़ी का चूल्हा इस्तेमाल करती हैं। हाँ जी। आप अंदाज़ा लगाएं कि हमने अभी तक इसकी भी अवेयरनेस नहीं की कि ये भी एक कल्प्रिट है। वो स्मोकिंग तो नहीं करती, वो उस धुएं से एक्सपोज होती हैं, और वो धुआं जो है, सर्दियों में गैस का अगर इशू हो तो खुदारा प्लीज लकड़ियां नहीं जलानी आपने। ये सिर्फ गांव में नहीं होता जी, लाहौर शहर में मैंने देखा है, लोग बाहर बैठे हुए होंगे, सर्दी लग रही होगी तो लकड़ी जला के बंद जगह में बैठे होंगे। एक तो आप जब लकड़ी जलाते हैं बंद जगह के अंदर तो क्या होता है आप खुद बताएं? जी बिल्कुल, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है जलने के लिए, और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, तो आप तो वो साइकिल ही सारा डिस्टर्ब कर देते हैं। तो इस वजह से ये तो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। लेकिन हमारी माएँ बेचारी जो वहाँ पे रोटियां पका रही हैं उस लकड़ी के ऊपर, उनसे उनको COPD डेवलप हो रही है। 14% ऑफ द फीमेल। फिर ऑल्टरनेटिव क्या है? गवर्नमेंट प्रोवाइड करने चाहिए ना, गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, हम इस पे ज़रूर बात करेंगे, और हम बल्कि रिलेटेड पार्टी से भी बात करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि हमारी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन ब्यूरो के साथ कंसिस्टेंटली हम प्रोग्राम पे उनसे बात करते हैं। तो ये आपने मुझे एक बहुत अच्छा पॉइंट दिया। व्यूअर्स, मॉर्निंग एट होम पे हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जितनी सीधी बात कर सकते हैं करें, और जहाँ पे कहीं चीज़ें मिस हो रही हैं या कोताहियाँ हो रही हैं वहाँ पे हम सवाल करें तो हम ज़रूर करेंगे। ये मेरी आपको कमिटमेंट है। मैं टीम से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि ये नोट डाउन कर लें, क्योंकि हमने ऑब्वियसली हम स्मॉग के ऊपर इतनी वर्किंग कर रहे हैं। आपको पता है एवरी 2 वीक्स हम स्मॉग पे स्पेसिफिक एक सेगमेंट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बार बार इफेक्ट नज़र आ रहा है ना, हम विटनेस हैं। तो बट ये जो आपने बात की कि जो खवातीन लकड़ी के चूल्हे पे खाना बना रही हैं, अब वो कॉन्स्टेंटली उसको इनहेल कर रही हैं। एग्जैक्टली। फिर हम ये सोचते हैं इनको टीबी हो गई है। टीबी नहीं होती, वो COPD होती है। बिल्कुल। सो फाइनली डॉक्टर साहब, हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम है? देखिए मेरा उनसे उन्हें ये सिर्फ पैगाम है कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो और आप में ये अलामत है सांस का फूलना, तो प्लीज़ एक डिज़ीज़ जिसको हम COPD कहते हैं उसको सोचें। ये 3rd लीडिंग काज ऑफ डेथ है वर्ल्ड वाइड। इसका टेस्ट जो है वो ऑलमोस्ट बड़ा चीप है, इसको करवा लेना चाहिए। टेस्ट करवाने के बाद अपने डॉक्टर से रजू करें, वैक्सीनेशन करवाएं, बैलेंस डाइट रखें, गुड स्लीप और फिजिकल एक्टिविटी रखें, तो होपफुली आप इस बीमारी का अच्छा मुकाबला कर सकें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। व्यूअर्स, इस साल की थीम शॉर्ट ऑफ ब्रेथ थिंक COPD। आपको ये भी बताया है कि डॉक्टर साहब ने प्रॉपर सेटअप लगाया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में। इन्होंने इनकी पूरी टीम को भी हम खराज तहसीन पेश करेंगे। आसान काम नहीं होता कैंप्स लगाना, और वो भी यूनिवर्सिटी में, और वो भी ओपन टू ऑल। तो आप लोग भी अगर लाहौर के गिरदुनमा में रहते हैं जाएं। अगर आप कराची, क्वेटा, किसी भी एरिया में रहते हैं, ये पोल्यूशन का इशू पूरी पाकिस्तान में है, सिर्फ पंजाब साइड पे नहीं है। यहाँ पे विजुअल ज़्यादा है। कराची में जितनी ज़्यादा ट्रैफिक और उस स्मॉग और ये पोल्यूशन के इश्यूज़ हैं, लोगों तो अब आदत पड़ चुकी है। लेकिन प्लीज़ अगर आपका सांस कट के आ रहा है या शॉर्ट ऑफ ब्रेथ है तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। आज जो फ्री क्रैम्प्स पूरे पाकिस्तान में लग रहे हैं, उनको जाके वो अपना जाके स्पायरोमीटर का टेस्ट करवा लें। जान है तो जहान है। आज हमारे साथ कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट, प्रोफेसर ऑफ पल्मोनोलॉजी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, अपॉइंटेड एज इंटरनेशनल एडवाइजर ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स ऑफ ग्लासगो इन पाकिस्तान, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इरफान मलिक थे। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक की तरफ, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। स्पोर्ट्स की तो बात करनी है, और स्पोर्ट्स की दुनिया की दो बहुत ही ब्रिलियंट ख़वातीन हमारे साथ हैं, ब्रिलियंट यंग लेडीज़। लेकिन जो एक ब्रिलियंट लेडी मेरे साथ किचन में होती है, मेरी सहेली शेफ आमना इलियास, मेरा फेवरेट। आज आप बचपन का खाना तैयार कर रही हैं।
हो गया? जी बिल्कुल, खाना रेडी हो गया है। आलू कीमा और तली हुई मिर्चें, साथ रायता, सलाद। अब हम रोटी के साथ इसको सर्व करेंगे। वंडरफुल। भाई आलू कीमा रोटी या आलू कीमा चावल एक पास है, तो बर्गर, पिज़्ज़ाज़ दूसरी चीज़ें एक पास है। ये जो सारा हमें एक ऑब्सेशन है ना बाहर के खाने खाने का। अभी डॉक्टर साहब ब्रेक से पहले व्यूअर्स क्या कह के गए हैं, खुराक बड़ी मैटर करती है, बैलेंस डाइट घर पे बनाएं, कम तेल में बनाएं, मुनासिब मिकदार में खाना खाएं, बंदे दे पुत्र बने, ज़्यादातर बीमारियों से अपने आप को बचा लेंगे। लेकिन उसके साथ फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूरी है, जिस पे अब हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच शेफ आमना। हमारे साथ बड़े ही खूबसूरत नाम वाली नूरिश सबा हैं। क्या खूबसूरत नाम माशाल्लाह। डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड PSB कोचिंग सेंटर की कोचिंग सेंटर लाहौर। देन इन्होंने सर्व किया है एज असिस्टेंट कमिश्नर इन शेखुपुरा एंड गुजरावाला एंड एज डेप्यूटी कमिश्नर इन हाफिजाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप जुगन? बिल्कुल ठीक। नूर का तो पता है, नूरिश क्या होता है मेरी जान? ब्यूटीफुल नेम। इट मीन सोर्स ऑफ लाइट, और मेरे पेरेंट्स ने रखा था नाम, और बिल्कुल यूनिक है, तो इसलिए मैं यही सोच रही थी, मुझे नूर इतना नाम पसंद था, ऑलरेडी फैमिली में इतनी नूर सी, मैंने नूर बानो रख दिया कि चलो कुछ तो हो। मुझे नूरिश पता होता, ऑप्शन है तो मैं नूरिश ही रख लेती, तो पार्ट 2 नूरिश मेरी बेटी होती फिर। Then of course we have with us the absolutely brilliant, बड़ी ही दबंग माहम तारिक, बड़ी ही ब्रिलियंट पर्सनैलिटी, वेरी वेरी अकम्पलिश्ड। मैं शुरू उस चीज़ से करना चाहूँगी जो मुझे सबसे इनकी बात अच्छी लगी। आप स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की साइकिलिंग की हेड कोच के तौर पे काम कर रही हैं, UCI लेवल की सर्टिफाइड साइकिलिंग कोच हैं, साइकिलिंग का आपका 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, एंड ऑफ कोर्स ख़ुद तो ये रेगुलर जिनको हम आम लोग कहते हैं उनको तो कराती ही हैं, लेकिन स्पेशल ओलंपिक्स वाली बात करनी बड़ी ज़रूरी थी। जो लोग मेन स्ट्रीम में काम कर रहे होते हैं यूजुअली उनका डिफरेंटली एबल्ड और स्पेशल लोगों के साथ काम करने का इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि अगेन फंड्स और पैसों की बात आ जाती है, क्योंकि पैसे रेगुलर लोगों के काम में ज़्यादा हैं, पर्सनल कोचिंग में ज़्यादा हैं। सो मैं आपको माहम ज़रूर आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगी और खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगी कि दैट इज़ ऑसम। थैंक यू फॉर योर कंट्रीब्यूशन ऑल्सो। यही कॉन्ट्रीब्यूशन होती है ना नूरिश? बिल्कुल इसी तरह ही है। अभी अपने आप लोग भी इतना काम करते हैं हमारे स्पेशल और डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए? बिल्कुल ऐसा ही है। तो स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट है हमारा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। इसमें कि मैंने और वहाँ ने भी मिलकर हमने एक अपनी एकेडमी भी बनाई है पंजाब में, साइकिलिंग की एकेडमी। टेल मी अबाउट इट। जी जी, इट्स अ वेरी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट, और ये हम जो काम कर रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कर रहे हैं। और जिस तरह साइकिलिंग की बनाई है उस तरह हमने और भी बहुत सारी, जैसे मिक्स मार्शल आर्ट्स और बॉक्सिंग और फुटबॉल और आर्चरी, इस तरह की हमने अकेडमीज़ बनाई हैं सारी, और इस तरह से बनाई हैं कि इसमें जो बच्चे आएंगे जो खेलेंगे वहाँ पे उनको ज़्यादा कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और ये जस्ट पब्लिक सर्विस के लिए, स्पोर्ट्स की प्रमोशन के लिए हमने की है। सवाल, जब आप इस तरह की चीज़ करते हैं, कंपैरिजन अगर ड्रॉ करें तो लड़के कितने लोग रजिस्टर करते हैं, लड़कियाँ कितनी? लड़कों के लिए तो मतलब तादाद की बात कर रही हूँ, परसेंटेज कितनी % आते होंगे लड़के और कितनी बच्चियाँ? आप कह लें कि 30 से 70% आती है, यानी कि 70% लड़के आएंगे। हाँ जी। और 30% लड़कियाँ। हाँ जी। तो घरों में जिनके बच्चे हैं, और स्पेशली अगर आप पॉपुलेशन देखें तो लड़कियों की तादाद लड़कों से ज़्यादा है। आई थिंक 52-53% खवातीन है और मर्द फिर भी कम है, फिर भी 70% लोग अपने बेटे लेके आते हैं। ये क्या इशू है? क्या एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स सिर्फ लड़कों के लिए है? एक्चुअली जुगन, ये तो पूरी दुनिया का मसला है, गेस ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। और अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जब फंड्स का मामला आता है तो जो लड़के खेल रहे होते हैं उनकी जो टीम्स हैं, जब हमारी नेशनल टीम्स भी होती हैं, तो जो फेडरेशंस हैं उनकी तरफ से ज़्यादा फंडिंग जो है ना वो बॉयज़ टीम को मिल रही होती है, गर्ल्स टीम को नहीं मिल रही होती। रिसेंटली मेरे पास वॉलीबॉल की नेशनल जो हमारी टीम थी वो ट्रेनिंग कर रही थी, तो वो यही कहते कि मैडम हमारे पास वो जो है ना वो फेडरेशन वाले हमें इवन टी-शर्ट्स वाला भी नहीं दे रहे, तो हमें तो, और लड़कों की टीम को हर चीज़ मिल रही है, अच्छी फैसिलिटी भी मिल रही है, उनकी ट्रेनिंग भी अच्छी होती है। तो ये चीज़ें देखें, ये सही करने की ज़रूरत है। अच्छा, और इस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बेस क्या बनती थी, ये मैं ज़रा शेयर करना चाहूँगी व्यूअर्स के साथ, क्योंकि व्यूअर्स 20 साल से कर रही हूँ प्रोग्राम माशाल्लाह, ऑलमोस्ट 2 डेकेड से। जब भी मेरी बात होती है ना किसी से, तो हम आपको ये बड़ी एक पते की बात बताऊँगी जो मेरी लर्निंग हुई। मैं हमेशा पूछती थी कि भाई आप लोग ज़्यादा पुश क्यों नहीं करते हैं लड़कियों को? 2 रिस्पॉन्सेस थे। एक, ज़्यादातर बच्चियों को घर वाले लेके ही नहीं आते, तो हम इन्वेस्टमेंट किस पे करें? दूसरी बात, अगर लेके आते भी हैं तो जिस दिन बच्ची की शादी होती है वो स्पोर्ट्स छोड़ देती है। तो ये आई एम सॉरी, दोनों इल्ज़ाम गलत है।
अगर माँ बाप को फील हो कि बच्चियों को महफूज जगह मिलेगी आके एक्सरसाइज स्पोर्ट्स वगैरह करने की, तो वो क्यों नहीं भेजेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर एक बच्ची स्पोर्ट्स खेल रही है और उसकी शादी हो रही है स्पोर्ट्स खेलते हुए, तो हमारे सामने कितनी बच्चियां हैं क्रिकेट की भी, अदरवाइज भी, जिन्होंने शादियां भी की और साथ साथ बच्चे भी पैदा हुए और साथ साथ स्पोर्ट्स करती रही। लेकिन मैं आपसे एक बात शेयर करूंगी, अल्टीमेटली क्योंकि हम एशियन लोग हैं ना, तो अल्टीमेटली हमारे पेरेंट्स का और हमारी फैमिली का यही गोल होता है कि आखिरकार इसकी करनी तो शादी ही है। तो कहीं ना कहीं वो बैरियर हर फीमेल को फेस करना पड़ता है कि तुम कहाँ तक ही चली जाओगी, बस कर दो, इतनी हद काफ़ी है, बस इससे ज़्यादा तुमने क्या करना है। ये सारी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती है बीइंग अ फीमेल। ये तो हर प्रोफेशन में है, गेस इट्स एन एवरी प्रोफेशन। यार एक ही जॉब मैं कर रही होंगी, एक ही जॉब आप कर रही होंगी जी। मैं लड़का हूँ, आप लड़की हैं, मैं 10 लाख ले रही हूँ, आपको 4 मिल रहे हैं, एग्जैक्ट सेम जॉब है, एग्जैक्ट सेम जॉब है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन तो आपको मिलेंगे 4 क्योंकि आप औरत है, और अगर मैं मर्द हूं तो मुझे मिलेंगे 4 नहीं तो 8, चलो 10 नहीं तो 8, डबल डबल पे। ये तो इंटरनेशनल फिनोमेना है। क्यों करें, इन्होंने तो छोड़ ही देना ना एंड में। दिस इज इंटरनेशनल फिनोमेना आई गेस, ये हर जगह पे है। लेकिन अब देखें, अब प्रमोशन पे काम हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, स्पेशली जो मेरी पोस्टिंग है, आई एम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर हेयर। हाँ जी, तो वो मुझे आई वाज टोल्ड कि जी आपको हम यहाँ पे भेज इसलिए रहे हैं कि आपने विमेन इंक्लूजन पे काम करना है स्पोर्ट्स में, और आपने जेंडर मेन स्ट्रीमिंग पे काम करना है। तो इसमें अब गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर है ना, उसमें मेजर चेंजेस करने की ज़रूरत है। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि जब हमारे फाइनली एक चीफ मिनिस्टर फीमेल आई, द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, एग्जैक्टली मरियम नवाज शरीफ साहिबा, बिल्कुल कमेंडेबल है जी। तो बेसिकली वो आई तो फिर औरतों के ऊपर लोगों ने तवज्जो देनी शुरू की। आई एम सॉरी, मुझे अफसोस होता है इस बात का, मुझे बहुत दुख होता है कि क्या हम इंसान कम थे मैडम के आने से पहले, और मैम ने आके फिर एफर्ट्स किए। और बाय द वे ये नहीं किया कि टोटल औरतों पे फोकस करें, लड़के लड़कियों को साथ लेके चल रही हैं, और ट्रांसजेंडर्स के लिए भी बड़ा काम कर रही हैं। उनका भी उतना ही राइट है जिंदा रहने का और जिंदगी जीने का जितना आप फीमेल को है या मेल को है। बिल्कुल इसी तरह ही है, बिल्कुल इसी तरह ही फिर आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन होती है। अभी काफ़ी हालात बेहतर हो गए हैं। अगर आप आज से 20 साल पहले देखें तो इस तरह से लड़कियां आके नहीं खेलती थी जिस तरह अब मैंने देखा है कि मतलब लड़कियां हुंजा से आई हुई हैं, रहीम यार खान से आई हुई हैं, यहाँ पे रह रही हैं, ट्रेनिंग कर रही हैं। तो मैं सोच रही थी कि इनके पेरेंट्स ने इतनी दूर भेजा, तो यू नो हम बिकॉज जान आप जैसे लोग अब बैठे हुए ना, तो देखिए लड़के को अगर मैं एज अ मदर, मेरे बेटे भी हैं बेटियां भी हैं, अगर मैंने अपने बेटे को कहीं भेजना है वहाँ पे फीमेल हेड है, मैं अनकंफर्टेबल नहीं हूँ। लेकिन अगर एक जगह है जहाँ पे फीमेल हेड है, वहाँ पे मैंने बेटी को भेजना है तो बहुत ईजी होके भेजूंगी। लड़के के केस में पता नहीं क्यों मेल फीमेल के आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब बेटियां आप भेज रहे होते हो आप कहते हो कोई तो जनानी हो देखने वाली। एग्जैक्टली, सिंपल बात है यार, इट रियली मैटर्स। तो ये चीज़ें जो है ना, ये आपकी पॉलिसीज के अंदर इंग्रेन होनी चाहिए, ताकि जो एक जेंडर मेन स्ट्रीमिंग है इसी तरह ही चलेगी, अदरवाइज तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, आप जितनी मर्जी कर लो, कोशिश कर लो। माहम ये सवाल आप दोनों के लिए, आई विल स्टार्ट विद यू। बेटे व्हाट आर द प्रॉब्लम्स और इश्यूज जिसकी वजह से स्पोर्ट्स में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस में डिक्लाइन आ रहा है इंटरनेशनल लेवल पे? इसकी एक ही वजह है कि फैसिलिटीज़, क्योंकि हम बहुत चूज़ी हैं प्लेयर को फैसिलिटेट करने के लिए, जो मतलब कि हम प्लेयर को खुद ही अपने लिए खुद फाइट करना पड़ता है कि मैं ये खुद से जो मेहनत कर लूँ। लेकिन हालांकि एक प्लेयर के पीछे 4-5 लोगों का हाथ होता है, उसको फिजिशियन चाहिए होता है, उसको डाइट चाहिए होती है, उसको फिजिकल एक्टिविटी, उसको ग्राउंड चाहिए, उसको जिम चाहिए, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है, उसको रिकवरी चाहिए जब उसने इंटरनेशनली जाके कम्पीट करना है। Exactly. आपको पता है मैम, आपकी तो नॉलेज में ऑब्वियसली होगा, कितने अफसोस की बात है कि कितने यंग लोग जो हाई परफॉर्मर्स हैं, वो जब अपनी जेब से खर्चा करके जाते हैं तो वो एक दफ़ा तो कर लेते हैं, 2 दफ़ा भी कर लेते हैं, यार दोस्तों जानने वाला किसी ने दे दिया कर दिया। देखिए अगर कोई हमें इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रहा है तो फिर उनको अपॉर्चुनिटी भी तो मिलनी चाहिए, एंड सबसे ज़्यादा ये बच्चियों गर्ल्स के साथ हो रहा है। Exactly. देखिए जुगन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने बात फीमेल की है। क्रिकेटर्स विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमारी गर्ल्स क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस सॉलिड जा रही है, लड़के ऊपर नीचे हो रहे हैं। यहाँ पे मैं बिल्कुल भी कोई फेवरेटिज्म नहीं कर रही, मैं सिर्फ एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ। तो देन व्हाई नॉट? देखिए क्रिकेट में तो फिर भी काफ़ी हालात बेहतर हैं। अगर आप क्रिकेट को निकाल दें तो आप बाकी स्पोर्ट्स का सोचें कि उनका क्या है। पाकिस्तान के अंदर जो हमारा इदारा है ना, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड 1962 से काम कर रहा है। 18th अमेंडमेंट के बाद जब प्रोविंसेस को शिफ्ट हो गया, ये स्पोर्ट्स जो है प्रोविंसेस के पास चला गया, उसके में ये हुआ कि प्रोविंसेस अपने तौर पे काम कर रहे थे। अच्छा जी, अब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो स्पोर्ट्स देख रही थी वो HEC देख रही थी, और हम जो है ना एक एपेक्स बॉडी है टॉप के ऊपर, हमारा काम है नेशनल चैम्पियंस को रिप्रेजेंट करना, उनको प्रोड्यूस करना, उनकी ट्रेनिंग करना और कैपेसिटी डेवलपमेंट।
तो वो काम हमारे पास था, लेकिन हमारे पास जो है ना वी वर नॉट हैविंग लाइक वो फंड्स कर्टेल हो गए, फेडरेशंस को हम लोग फंडिंग करते थे, वो फिर उनके साथ इश्यूज, ओलंपिक एसोसिएशन के साथ मसले, तो ये सारे इश्यूज पॉलिटिक्स की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स में डिक्लाइन आया। तो हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे अब मुझे मसले का हल दे दो गाइस। बहुत ईजी है। बट नहीं, बट वो हल सिर्फ आप तक पहुंचने वाला नहीं, मुझे जीरो से आपने बताना है, फ्रॉम अ होम लेवल टू अ स्कूल कॉलेज लेवल, एंड देन जब इवेंचुअली आपके पास लोग आ जाते हैं, बिल्कुल। हाउ टू क्रिएट इंटरनेशनल हीरोज दैट आर रोल मॉडल्स इन द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स। ये गाइडेंस अब आप दोनों एक्सपर्ट से हम लेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। व्यूअर्स, ऑब्वियसली जब दो प्यारी और इंटरेस्टिंग सी गर्ल्स हमारे साथ होंगी शो पे तो गप्पे तो लगेंगी। बातें हम इधर उधर की कर रहे थे जो सीरियस बात है। Yes, लेकिन अब हम वापस आ रहे हैं अपने टॉपिक पे। नूरिश सबा हमारे साथ हैं, बहुत ही प्यारे नाम वाली, और बड़ी दबंग माहम तारिक हमारे साथ हैं। गर्ल्स, मसला हमने डिस्कस कर लिया, मुझे उसका हल बता दो, ग्रास रूट लेवल से लेके आप लोगों तक पहुंचने तक। उसका हल बड़ा आसान है। अभी हमने रिसेंटली पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने अपना एक गवर्नेंस मॉडल प्रपोज किया है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, और उनमें हमने ये बताया कि जी आपने ये करें कि जब प्रोविंस नीचे से ग्रास रूट लेवल से जब शुरू होता है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का रही होती है, स्कूल्स में हो रही हैं स्पोर्ट्स, और हमारी डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल पे प्रेजेंटेशन है, वहाँ पे ऑफिसर्स हैं जो कि गवर्न करें। उसके बाद बच्चा जब कॉलेज से निकलता है तो उसमें हमारे जो भी चैंपियंस हैं, वहाँ पे अच्छे प्लेयर्स हैं, उनको इंटीग्रेट करें, उनके डाटा को स्टोर करें। उसके बाद यूनिवर्सिटी पे जाते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे वो खत्म हो जाता है, वहाँ पे आता है HEC। हमने कहा कि जी HEC का बेसिकली काम है एजुकेशन, हमारा काम है स्पोर्ट्स, ठीक है। तो हमें उसमें हमें रिप्रेजेंटेशन दें, हमें उसमें कंट्रोल दें, जो कि हमारा काम है अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके बाद ये कि जो फेडरेशंस का रोल है ना, वो ये कि इतनी मल्टीपल बनी हुई है, पैरेलल बनी हुई है, हर कोई कहता है जी ये मेरी फेडरेशन ठीक है। और फिर उसके बाद ये सारे जो अगर हम करेंगे ना, 70 बना लें, लेकिन सारे फिर साथ तो काम करें, साथ काम करें, देखिए जितने इंटीग्रेटेड ज्यादा मॉडल। लोग इस काम में आएंगे अच्छा है, लेकिन बात ये कि अगर एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहा है और दूसरा जो है वो तीसरे आने वाले के ऑपोजिट करेगा, तो हम कैसे, नुकसान बच्चों का है। एग्जैक्टली नुकसान स्पोर्ट्स का हो रहा है। ये जो पैरेलल सिस्टम्स चल रहे हैं ना, इसमें इंटीग्रेशन नहीं है, तो वो रिक्वायर्ड है। और उसमें एक ऊपर रेगुलेटरी बॉडी जो है, जो कि हम रेगुलेट करते हैं स्पोर्ट्स को, हम कंट्रोल करते हैं, तो हमारा एक रोल जो है ना, इसको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, इसको एम्पावर करने की जरूरत है। आर यू वर्किंग ऑन दैट? Yes, आप yes. क्या कर रही हैं? मैंने तो अपने मतलब कि अपने जो हेडक्वार्टर्स हैं, और हमने फर्दर प्राइम मिनिस्टर को वी हैव गिवन अ प्रपोज्ड मॉडल फॉर स्पोर्ट्स डेवलपमेंट, बिल्कुल सही, सो दैट हम नेशनल चैंपियंस प्रोड्यूस करें। Well, best of luck with that मेरी जान। देखो पॉइंट ये कि आप कह रही हैं ये करना चाहिए, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि यू एज अ ऑफिशियल, एज अ प्रोफेशनल, आप क्या एफर्ट्स कर रही हैं? जो आपका प्रपोज्ड आइडिया है वो है क्या? वो यही है कि जी आप हम इनके साथ एक तो कोऑर्डिनेशन की जरूरत है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि अब देखें उनके पास है, वो उन्होंने करना है, सब्जेक्ट ही उनका है। उसके बाद हमारी लेके वो आपके पास आए ना, राइट पीपल। जी एग्जैक्टली, वो डाटा हमें दें, वो डाटा इंटीग्रेशन हमारे पास होनी चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ का, फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, फिर उसके बाद जो सारे फेडरेशंस काम कर रही हैं, क्लब्स काम करें, हमारे पास प्लेयर्स का डाटा और नेशनल चैंपियंस के ऊपर काम किया जाए, ट्रेनिंग के ऊपर, उनकी मीडिया हैंडलिंग की ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनकी उसके बाद जो है ना आपकी स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनकी न्यूट्रिशन, हर चीज़ का ख्याल रखना जाना चाहिए। इसमें प्रॉपर जो है ना हम प्रोफेशनल्स हायर करें इसके अंदर, और उनकी इंटरनेशनल लेवल की जो कोचिंग है वो दी जाए, उनको फैसिलिटीज़ उस लेवल की दी जाए। अगर हम फैसिलिटीज़ नहीं देंगे, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि हमारा बच्चा बाहर जाके एक्सेल करेगा? वी कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट। सो दैट इज़ रिक्वायर्ड एंड इट्स नॉट डिफिकल्ट। सिर्फ रिसोर्सेज की जो एलोकेशन है ना, वो सही डायरेक्शन में होनी ज़रूरी है। ये तो हो गई रिसोर्सेज की, लेकिन माहम एक वो लेवल भी तो होता है ना कि घर वाले ही नहीं बच्चों को बाहर निकालते, बिल्कुल एग्जैक्टली, मशीनों गैजेट से ही नहीं फारिग करते। मैं वही मेंशन करने लगी थी, हमें ग्रास रूट पे भी काम करने की जरूरत है। ये तो वो बच्चा हो गया जो डेवलप होके ऊपर आ गया, भाई आपके पास जब साइकिलिंग की कोचिंग के लिए आता है बच्चा, तो वो ऑलरेडी साइकिलिंग कर रहा है, हाँ जी, वो तो ऑलरेडी कर ही रहा है। उसका क्या जो घर पे सारा दिन लेटा रहता है, कभी माँ के फोन पे, कभी टैब पे, कभी दादी का फोन, कभी टीवी के ऊपर कोई चीज, उसे पूछो कि बेटा स्पोर्ट्स आप कोई खेलते हैं, लड़का या लड़की, तो जवाब आपको यही आता है कि जी खेलता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ, गेम पे खेलता हूँ। एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें भी मैं अल्टीमेटली ना पेरेंट्स का ही होता है, अगर पेरेंट्स को इंटरेस्ट होता है ना, तो वो ही बच्चे को निकालता है। मेरी एक छोटी सी कंपनी है फास्टबी के नाम पे, जिसमें मैं अंडर 12 बच्चों के ग्रास रूट के इवेंट्स कराती हूँ।
जिसमें हम करवाते हैं बैलेंस बाइक का कंपटीशन। 18 माह से 5 साल तक के बच्चे के लिए स्पेशल मॉडिफाइड की हुई हैं हमने साइकिल्स, जो कि पाँवों से चलती, पैडल से भी नहीं चलती। हम लोग सपोर्टिव व्हील्स को बिल्कुल ही हम सपोर्ट नहीं करते कि बच्चे को हम स्टार्ट में ही डिपेंडेंट बना रहे हैं सपोर्टिव व्हील्स लगा के जाओ, जब वो उतारना होता है तो माँ बाप को मुसीबत पड़ी होती है। जब स्टार्ट में उसको वो चीज़ पकड़ा दी। ये तस्वीरें भी शेयर कर रहे हैं बच्चों की, ये देखिए जी बिल्कुल। तो जब स्टार्ट में ही हमने ये 5-5, 6-6 साल की नहीं, 5-4 ये एज ग्रुप है। मेरी अपनी भाई की बेटी है, वो मेरे ख्याल में 12 महीने की थी, मैंने उसको साइकिल पकड़ा दी थी। अब देखे ना, जब खुद आप वो चीजें इम्प्लीमेंट अपने घरों में करेंगे और आप जब कहते हैं कि यार मेरे अपने भाई की बेटी या मेरी अपनी बेटी, तो लोग कहते हैं यार इन्होंने अपनी भी डाली है। ये वही वाली बात है कि अगर एक स्कूल है, उस स्कूल का जो हेड है उसने अपने बच्चे दूसरे स्कूल में डाले हुए हैं, तो मैं उस स्कूल में क्यों बच्चे अपने डालूंगी कि उसने मेरे बच्चों को अपने बच्चों को इस काबिल नहीं समझा, मतलब इस स्कूल को इस काबिल नहीं समझा जो अब खुद चला रहे हैं। जी बिल्कुल इसी तरह ही है। तो you're right. इन जगहों पे जब तक हम खुद अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं डालेंगे, बिल्कुल ऐसा ही। आप यकीन करें, मेरी सोसाइटी है, मेरी सोसाइटी में वो अकेली बच्ची और 12 लड़के हैं, और उसने सबसे छोटी है और वो सबसे माशाल्लाह फास्ट है, वो फुटबॉल खेलती है, साइकिलिंग करती है, सब कहते हैं वो मेरा रिफ्लेक्शन है। क्योंकि लेकिन बेटा वही वाली बात आ गई ना, वही वाली बात आ गई कि एक बच्ची और 12 लड़के हैं। जी देखिए ये प्रोसेस, ये एवोल्यूशन का प्रोसेस है, हमें इंस्पायर करना पड़ेगा, हमें इंस्पिरेशन देनी पड़ेगी। लड़कियों को आगे लेके आएंगे तो और लड़कियां भी इंस्पायर होंगी, वालिदैन का भी माइंडसेट चेंज होगा। अभी भी लोग कहते हैं कि कितना अच्छा लगता है जब लड़कियां बाइक चलाती हैं। हाँ, लेकिन कभी किसी ने ये कहा है कि कितना अच्छा लगता है जब लड़के बाइक चलाते हैं, क्योंकि ये अंडरस्टूड बात है कि लड़के बाइक चलाते हैं और बाइक एक व्हीकल है, वो औरत, मर्द, बुजुर्ग, बच्चा, कोई भी जेंडर हो, कोई भी चला सकता है। लेकिन ये फैसिनेटिंग बात क्या है कि हाय उस दिन हमने देखा एक लड़की बाइक चला रही थी, एक क्यों चला रही थी, ये अभी भी फैसिनेटिंग बात क्यों है? इट्स माइंडसेट, इसमें टाइम लगेगा चेंज होने इसके लिए भी हम बच्चियों को एम्पावर करने के बजाय उनको डीपावर करते हैं। बार बार उनको ये कहते हैं कि बेटा ये आपका काम नहीं है, ये आपका काम नहीं है, बेटा आपका ये काम नहीं है। सो आज की गुफ्तगू को कंक्लूड करते हुए मैम, आपके मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए, लड़कियों के लिए स्पेशली स्पोर्ट्स में आना क्यों ज़रूरी है मैम? मेरा ख्याल है कि लड़कियों को स्पोर्ट्स में आना इसलिए ज़रूरी है कि आपकी अगर फिजिकल और मेंटल हेल्थ हमेशा अलाइंड होती है, और पेरेंट्स का बहुत मेजर रोल है इस माइंडसेट को चेंज करने में कि अपनी बेटियों को भेजें, हमारे पर ट्रस्ट करें, इंस्टीट्यूशंस को ट्रस्ट करें। और आपकी बच्चों का जो मैं देखती हूँ ख्वाब होते हैं बच्चियों के कि हम एक दिन रिकग्निशन मिलेगी इंटरनेशनल लेवल पे, तो आप उनके जो है ना उनको सपोर्ट करें, चाहे उसका जो भी इंटरेस्ट है। अगर स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, उसके अंदर टैलेंट है, तो प्लीज़ आप उसको सपोर्ट करें, अपनी बच्चियों को भेजें। बट मैम यू आर द डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, तो अगर पीएसबी से कोई डायरेक्टली रब्ता करना चाहता है, कोई फैमिली या पेरेंट, तो कोई वेबसाइट, कोई पोर्टल? वी हैव, यस यस वी हैव, जी जी बिल्कुल, हमारी वेबसाइट भी है, मैं इनको लिंक भी दे दूंगी, और हमारा जो है उस पर पोर्टल भी है, और यू कैन ऑलवेज अप्लाई, यू कैन कम। और हम लोग जब भी कोई चैम्पियनशिप होती है तो उसमें हम ट्रायल बेसिस पे सिलेक्शन होती है। ये हो सकता है कि अगर आप क्लेम करते हैं तो आप आके ट्रायल दें, और अगर आप वाकई एक्सेल करते हैं, यू आर कैपेबल इनफ, तो डोर्स आर ओपन। ज़रूर। माहम, आपका मैसेज प्लीज़ हमारे व्यूअर्स के लिए। मैं ये चाहती हूँ कि हमने अगर वुमेन को एम्पावर करना है तो हमें एजुकेट करने की ज़रूरत है हमारे मेल्स को, क्योंकि जब तक हमारे मेल एजुकेट नहीं होंगे तो वो ही पुश करते हैं एक फ़ीमेल को आगे लाने के लिए। तो जब मेल को समझ आ जाएगी कि जितना हमारा राइट है उतना उनका भी राइट है, तो वो इक्वली एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिला के चल सकते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने भी एक फ़ीमेल की बॉडी ज़्यादा कैपेबल बनाई है कि वो इतना सब कुछ करती है। मल्टीटास्किंग एक फ़ीमेल कर सकती है, मेल नहीं कर सकता। तो वो जो है बर्दाश्त का लेवल, घर के काम करना एक्सरसाइज नहीं होती, ये चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेल्स ये कहते हैं तुम घर के काम करती तो एक्सरसाइज हो जाती है, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। घर के काम इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो एक्सरसाइज में नहीं आता। एक्सरसाइज इक्वली तमाम बॉडीज़ के लिए इक्वली ज़रूरी है। तो ये मेरी ख़ास तौर पे सब घरों के मर्दों के लिए एक मैसेज है कि जितना आपको ज़रूरत है हेल्थ की, उतना ही आपकी बेगमात बहन बेटियों को भी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। और यहाँ पे मैम मैंने निकाल ली वेबसाइट, इज़ द वेबसाइट sports.gov.pk। जी जी। तो अगर आपने ऑफिशियली पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से रब्ता करना है तो आप www.sports.gov.pk पे जा सकते हैं, और अगर आपने पोर्टल पे डालना है तो eportal.sports.gov.pk पे जा सकते हैं। मैंने भी सिंपल सर्च किया व्यूअर्स, आप भी गूगल पे सर्च करके डायरेक्टली इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं मैम से। सो बात यह है कि अगर आपने डायरेक्टली नूरिश सबा को भी
वो करना है तो आप उसके अंदर सब्जेक्ट के अंदर लिखते हैं कि फॉर मैम नूर सबा, ताकि उन तक डायरेक्ट वो चीज़ पहुंच जाए। ये लोग अपनी रेगुलरली वेबसाइट्स और पोर्टल्स को चेक करते हैं, वो चाहते हैं, ये सब चाहते हैं। और अब तो एक फीमेल डायरेक्टर है वहाँ पे, इट्स वन ऑफ द फर्स्ट टाइम्स इट्स हैपेंड। तो हमें भी सपोर्ट करना चाहिए और अपनी बच्चियों को भी घरों से निकालना मैं चाहिए। एक और चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ, हम लोग अभी रिसेंटली एम्पावर हर व्हील्स के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं साइकिलिंग से, जो कि हम लोग स्कूल लेवल पे स्टार्ट करेंगे। फेडरेशन सैयद अज़हर अली शाह की जो फेडरेशन है, हम लोग मिलके इसको प्रोजेक्ट को लेके जा रहे हैं। हम स्कूल लेवल के अंदर ख़ास तौर पे फीमेल को एम्पावर करने की कोशिश करें कि वो साइकिलिंग की तरफ आएँ। इक्विपमेंट भी हमारा होगा, सब कुछ हमारा होगा, सिर्फ स्कूल ने हमें बच्ची देनी है और हमें एक टाइम देना है और एक जगह देनी है कि हम खुद आके बच्चों को ट्रेन करेंगे ताकि वहाँ से बच्चे ऊपर आ सकें। और व्यूअर्स डोंट फॉरगेट, साइकिलिंग इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और एक बड़ा हेल्दी और ग्रीन वे ऑफ बच्चे की सबसे पहली ट्रांसपोर्ट साइकिल होती है। बिल्कुल और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जहाँ पे हम बात करते हैं कि बच्चों को एम्पावर करना है, तो यस स्पोर्ट्स साइकिलिंग अपनी जगह, लेकिन साइकिलिंग जो बच्ची बचपन में सीख लेगी और प्रॉपर तरीके से करेगी, कल को जब उसने ऑफिस जाना है या कॉलेज जाना है, घर के करीब ही जाना है, तो उसको अपने भाई या अब्बू या किसी रिश्तेदार का वेट नहीं करना पड़ेगा कि उसको छोड़ के आए। ये साइकिल पे चढ़ेगी, जाएगी, स्कूल अटेंड करेगी, वापस आ जाएगी, कॉलेज अटेंड करेगी, वापस आ जाएगी। सो व्यूअर्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अपनी बच्चियों को सिर्फ फिजिकली एम्पावर नहीं करना, उनको प्रोफेशनली भी एम्पावर करना है, कॉलेज स्कूल लेवल पे भी एम्पावर करना है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच शेफ आमना, ब्लेस यू। यहाँ पे व्यूअर्स हम जाएंगे एक दिन की ब्रेक पे, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, एक्टिव रहिएगा, हेल्दी ज़िंदगी गुजारिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।